अगर कोई इंसान मरने के बाद बार बार जिंदा हो जाए और हर बार उसकी ताकत बढ़ती जाए तो क्या होगा। लखनऊ शहर के किनारे एक पुराना इलाका था जिसे लोग आज भी भूला चुका किला कहते थे। उस जगह के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता वहां रात में रोशनी खुद ब खुद जलती है, कोई कहता वहां जमीन के नीचे कोई पुरानी शक्ति दबी हुई है। ज्यादातर लोग उस जगह के पास जाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन शहर के कुछ लड़कों के लिए वह जगह एक एडवेंचर स्पॉट से ज्यादा कुछ नहीं थी। उन्हीं लड़कों में से एक था नील। नील कोई हीरो टाइप लड़का नहीं था, न ही उसके अंदर कोई खास ताकत थी। वह बस एक साधारण लड़का था जो यूट्यूब पर एडवेंचर वीडियो देखता और सोचता कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई बड़ा रहस्य हो। उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह हर चीज में रहस्य ढूंढता है, लेकिन उस दिन जो होने वाला था उसने नील की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम का समय था, आसमान में हल्का लाल रंग फैल चुका था। नील अपने 3 दोस्तों रोहित, समीर और अर्जुन के साथ बाइक पर उस पुराने किले की तरफ जा रहा था। रास्ते में रोहित हंसते हुए बोला, देख नील, अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो तेरी भूतों वाली थ्योरी खत्म। नील मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर अजीब सा एहसास था जैसे कोई चीज उसे उस किले की तरफ खींच रही हो। जब वे लोग किले के पास पहुंचे तो वहां चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, झाड़ियां और बीच में आधा गिरा हुआ बड़ा दरवाजा। हवा में एक अजीब ठंडक थी जबकि गर्मी का मौसम था। समीर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बोला, चल जल्दी देखते हैं फिर निकलते हैं। चारों अंदर गए। अंदर का माहौल और भी अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां कोई आया ही न हो। अचानक नील को जमीन से हल्की सी चमक दिखी। वह रुक गया। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? नील झुककर मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही सेकंड में मिट्टी के नीचे से एक काला पत्थर दिखने लगा। पत्थर गोल था और उस पर अजीब भाषा में निशान बने हुए थे जो किसी को समझ नहीं आ रहे थे। समीर ने मजाक में कहा, लगता है एलियन की चीज है। लेकिन जैसे ही नील ने वह पत्थर उठाया, अचानक तेज हवा चलने लगी। किले के अंदर धूल उड़ने लगी। अर्जुन घबरा गया, भाई ये सही नहीं लग रहा। नील पत्थर को ध्यान से देख रहा था। उस पत्थर की सतह अचानक गर्म होने लगी। तभी नील के दिमाग में एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मुझे जगा दिया है। नील डर गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर आई, अब तुम्हारी किस्मत बदल चुकी है। नील ने घबराकर पत्थर फेंकना चाहा लेकिन उसका हाथ जैसे पत्थर से चिपक गया था। उसी समय किले की छत का एक हिस्सा जोर से हिला। रोहित चिल्लाया, नील छोड़ो उसे। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और ऊपर से भारी पत्थर गिर पड़े। सब भागने लगे लेकिन नील वहीं खड़ा रह गया। एक विशाल पत्थर सीधे उसके ऊपर गिरा। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। धूल का बादल छा गया। रोहित, समीर और अर्जुन डर के मारे बाहर भाग गए। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। किले के अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद पुलिस आई। मलबा हटाया गया और नील की लाश निकाली गई। डॉक्टरों ने जांच की और साफ कहा कि वह मर चुका है। अगले दिन उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए शहर के अस्पताल के मॉर्चरी में रखी गई। रात के करीब 2 बजे का समय था। मॉर्चरी के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। वहां सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था जो ऊब रहा था। तभी अचानक मॉर्चरी की एक लाइट झपकने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बूढ़ा चौकीदार चौंक कर उठा। उसने सोचा शायद बिजली का फॉल्ट होगा, लेकिन अगले ही पल मॉर्चरी के अंदर रखा एक लोहे का दराज धीरे धीरे हिलने लगा। वही दराज जिसमें नील की लाश रखी थी। दराज अचानक जोर से खुल गया। नील की उंगलियां हिलने लगी। फिर उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जैसे किसी ने उसकी सांसें वापस लौटा दी हो। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसी पल पूरे मॉर्चरी की लाइट्स फट गईं। कांच के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। बूढ़ा चौकीदार डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। नील धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह धीरे धीरे मॉर्चरी से बाहर निकल गया। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक आलीशान इमारत के अंदर कुछ लोग बड़ी स्क्रीन के सामने खड़े थे। स्क्रीन पर अस्पताल के कैमरों की लाइव फुटेज चल रही थी। उनमें से एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वह वापस आ गया। दूसरा आदमी बोला, सर ये तो असंभव है। पहला आदमी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, नहीं, यही तो होना था। भविष्यवाणी सच हो रही है। उसी समय नील अस्पताल के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम्हारी मौतें तुम्हारी ताकत बनेंगी। नील समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी।
क्योंकि दूर अंधेरे में खड़ी एक रहस्यमयी लड़की उसे देख रही थी। उसने धीरे से कहा, आखिरकार वह जाग गया। और उसी समय शहर के बाहर जंगल में जमीन के अंदर वही काला पत्थर फिर से चमकने लगा, जैसे उसने अपने असली मालिक को ढूंढ लिया हो। किसी को पता नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होने वाला था। नील अस्पताल के बाहर खड़ा था और उसके चारों तरफ रात की गहरी खामोशी फैली हुई थी। हवा ठंडी थी लेकिन उसके शरीर को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसके कपड़ों पर अब भी सूखा हुआ खून लगा था और माथे पर चोट का निशान था, फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा कैसे है। उसे बस इतना याद था कि किले की छत उसके ऊपर गिरी थी और उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया था। उसके दिमाग में एक भारी आवाज लगातार गूंज रही थी, मौत अंत नहीं, शुरुआत है। नील ने सिर झटका जैसे उस आवाज को दूर करना चाहता हो, मगर आवाज और साफ सुनाई देने लगी। वह अस्पताल की पार्किंग में धीरे धीरे चलने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी इंद्रियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई हैं। दूर खड़ी एम्बुलेंस की हल्की सी आवाज, बिजली के तारों की भनभनाहट, यहां तक कि किसी पेड़ से गिरते पत्ते की सरसराहट भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसके सामने से एक बिल्ली भागी और अंधेरे में गायब हो गई। नील ने अनजाने में उसकी तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह अंधेरे के अंदर भी साफ देख पा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी और फिर गायब हो गई। उसे लगा शायद वह सपना देख रहा है। उसने खुद को चुटकी काटी लेकिन सब कुछ सच था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। नील तुरंत मुड़ा। सामने वही रहस्यमयी लड़की खड़ी थी जिसे उसने पहले नहीं देखा था। उसके लंबे काले बाल हवा में हिल रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी। उसने काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। नील ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कुछ सेकंड तक उसे गौर से देखा और फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हें बचाने आई हूं। नील हंस पड़ा, बचाने? मैं तो पहले ही मर चुका हूं। लड़की की आंखों में चिंता झलक उठी। उसने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। फिर उसने कहा, समय बहुत कम है। जो तुम्हारे साथ हुआ है वह सामान्य नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि अब तुम एक बहुत खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके हो। नील कुछ पूछता उससे पहले ही अस्पताल के गेट के पास काली एसयूवी गाड़ियां आकर रुक गईं। उनमें से 4 आदमी बाहर निकले। सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में अजीब तरह के हथियार थे जो सामान्य बंदूक जैसे नहीं दिख रहे थे। लड़की ने तुरंत नील का हाथ पकड़ा और फुसफुसाए, वे लोग आ गए। नील ने पूछा, कौन? लड़की ने गंभीर स्वर में कहा, वे लोग जो चाहते हैं कि तुम जिंदा रहो और बार बार मरो। नील के चेहरे पर हैरानी फैल गई। तभी उन आदमियों में से एक ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो। अगले ही पल सब कुछ बहुत तेजी से होने लगा। लड़की नील को खींचकर अस्पताल की पिछली दीवार की तरफ ले गई। दोनों तेजी से भागने लगे। पीछे से गोलियों जैसी चमकती किरणें निकलने लगी जो दीवारों से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थी। नील को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसके पैरों में अजीब सी ताकत आ गई थी। वह पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में वे लोग अस्पताल के पीछे वाली गली में पहुंच गए। लड़की ने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगाई और नील को भी ऐसा ही करने को कहा। नील ने बिना सोचे वैसा ही किया। जब वह दूसरी तरफ उतरा तो उसे लगा जैसे जमीन पर गिरते ही उसका शरीर खुद संतुलित हो गया हो। लड़की ने राहत की सांस ली लेकिन उसके चेहरे पर तनाव अब भी था। उसने कहा, मेरा नाम काव्या है। नील ने हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? काव्या ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, क्योंकि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नील कुछ बोलता उससे पहले ही अचानक गली के दूसरे छोर पर वही काले कपड़े वाले आदमी दिखाई देने लगे। वे लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। काव्या ने दांत भींचे और बोली, वे उम्मीद से ज्यादा जल्दी पहुंच गए। उसने अपने बैग से एक छोटा गोल उपकरण निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल तेज धुएं का गुबार फैल गया। धुआं इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काव्या ने नील का हाथ पकड़ा और धुएं के बीच से दूसरी दिशा में दौड़ पड़ी। दोनों कुछ देर तक भागते रहे और आखिरकार शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंच गए जहां पुरानी फैक्ट्रियों के खंडहर थे। वे एक टूटी हुई इमारत के अंदर जाकर रुक गए। नील हौंफ रहा था लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी सांसें जल्दी ही सामान्य हो गईं। काव्या ने उसे ध्यान से देखा और बोली, तुम्हारा शरीर तेजी से बदल रहा है। नील ने गुस्से में कहा, मुझे साफ साफ बताओ कि यह सब क्या है। काव्या कुछ पल चुप रही फिर बोली,
कई सदियों पहले एक प्राचीन शक्ति को पत्थर में बंद किया गया था। उसे अमर शाप कहा जाता है। जिसने भी उसे जगाया वह मौत के चक्र में फंस जाता है। वह मरता है, फिर वापस लौटता है, और हर बार उसके अंदर नई शक्ति जागती है। नील ने धीरे से कहा, मतलब मैं? काव्या ने सिर हिलाया, हाँ, अब तुम उस शक्ति के वाहक हो। नील का दिमाग घूमने लगा। तभी दूर कहीं से गाड़ियों की आवाज आई। काव्या ने खिड़की से झांककर देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। वे यहां भी पहुंच गए। नील ने पूछा, वे आखिर चाहते क्या है? काव्या ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, वे चाहते हैं कि तुम अपनी हर मौत के साथ और ताकतवर बनो, क्योंकि एक दिन वे तुम्हारी उस शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। नील के अंदर डर और गुस्से का मिश्रण उभर आया। उसी पल इमारत के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। लकड़ी का दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और काले कपड़े पहने लोग अंदर घुस आए। उनके हथियार चमकने लगे। काव्या ने फुसफुसाकर कहा, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। नील ने पहली बार उन लोगों की तरफ सीधा देखा। उसके अंदर कुछ अजीब जागने लगा। उसकी नसों में जैसे बिजली दौड़ रही थी। एक आदमी ने हथियार उठाकर नील पर फायर किया। चमकती किरण सीधे उसकी छाती में लगी। काव्या चीख उठी, लेकिन अगले ही पल कुछ अविश्वसनीय हुआ। नील पीछे गिरा जरूर, लेकिन कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब गहरी लाल चमक रही थीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। बाकी लोग भी कुछ पल के लिए रुक गए, जैसे उन्हें यकीन न हो रहा हो कि वह अब भी खड़ा है। तभी नील के दिमाग में वही आवाज फिर गूंजी, मौत तुम्हारी ताकत है, उसे स्वीकार करो। अगले ही पल नील के शरीर से एक तेज ऊर्जा लहर निकली, जिसने पास खड़े दो आदमियों को दीवार से टकराकर गिरा दिया। काव्या अवाक रह गई, लेकिन उसी समय बाकी हथियारधारी फिर से फायर करने लगे। इस बार कई किरणें एक साथ नील के शरीर में धंस गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, लगता है इस बार खत्म हो गया। तभी उनके कम्युनिकेशन डिवाइस में आवाज आई, लाश को सुरक्षित लाओ, हमें अगले चरण की तैयारी करनी है। वे लोग नील के शरीर को उठाने ही वाले थे कि अचानक उसकी उंगलियां हिलने लगीं। अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुल गईं। इस बार उनमें पहले से कहीं ज्यादा भयानक चमक थी। कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। काव्या ने ये दृश्य देखकर फुसफुसाया, दूसरी मौत और नई शक्ति। उसी क्षण पूरी इमारत के अंदर ऊर्जा का विस्फोट हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में डूबी उस टूटी हुई फैक्ट्री के अंदर कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। धूल के कण हवा में तैर रहे थे और टूटी दीवारों के बीच से आती ठंडी हवा उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। काले कपड़ों वाले लोग जो कुछ पल पहले तक नील को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब जमीन पर गिरे पड़े थे। कुछ बेहोश थे, कुछ दर्द से कराह रहे थे। कमरे के बीचों बीच नील खड़ा था। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब स्थिरता थी। उसके चारों तरफ हवा जैसे धीरे धीरे घूम रही थी। काव्या कुछ कदम दूर खड़ी उसे देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक चीजें देखी थी, लेकिन यह दृश्य उन सब से अलग था। नील की सांसें गहरी थी और हर सांस के साथ उसके शरीर से हल्की नीली ऊर्जा निकलती दिखाई दे रही थी। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। उसे बस इतना याद था कि तेज रोशनी उसके शरीर में घुसी और फिर सब कुछ खाली हो गया। अब जब वह खड़ा था तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई सोई हुई ताकत जाग चुकी हो। अचानक नील ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसकी हथेलियों के आसपास हवा हल्की चमक के साथ घूम रही थी। उसने धीरे से मुट्ठी बंद की तो आसपास पड़े लोहे के छोटे टुकड़े हल्के हल्के कांपने लगे। काव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, यह शक्ति इतनी जल्दी जागना नहीं चाहिए था। नील ने उसकी तरफ देखा और पूछा, मेरे अंदर क्या हो रहा है? काव्या कुछ पल तक चुप रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा, हर बार जब तुम मरते हो तो वह प्राचीन शक्ति तुम्हारे शरीर को बदल देती है। तुम्हारी नसों में अब वही ऊर्जा दौड़ रही है जो सदियों पहले उस पत्थर में बंद की गई थी। नील ने सिर झुका लिया। उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चमकने लगे, जैसे कोई पुरानी यादें उसके अंदर जाग रही हो। उसे कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह किसी और समय में खड़ा है। चारों तरफ युद्ध का मैदान है, आग, धुआं और अजीब तरह के योद्धा। फिर अचानक वह दृश्य गायब हो गया। नील ने माथा पकड़ लिया। काव्या ने तुरंत पूछा, तुमने क्या देखा? नील ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा जैसे मैं वहां था, लेकिन वह जगह इस दुनिया की नहीं थी। काव्या के चेहरे पर चिंता गहराने लगी। उसने धीरे से कहा, यादें शुरू हो रही हैं।
तभी जमीन पर पड़े एक आदमी ने कराहते हुए उठने की कोशिश की। उसके हाथ में अभी भी वह अजीब हथियार था। उसने कांपते हुए अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में कहा, टारगेट अभी भी सक्रिय है, हमें बैकअप चाहिए। नील ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक अचानक तेज हो गई। कमरे में रखे लोहे के पाइप अपने आप हिलने लगे। आदमी डर गया और पीछे हटने लगा। अगले ही पल पाइप हवा में उठकर दीवार से टकरा गए और जोरदार आवाज गूंजी। बाकी बचे लोग घबराकर भागने लगे। काव्या ने जल्दी से नील का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से निकलना होगा अभी। नील ने सिर हिलाया लेकिन उसकी नजर अब भी उन भागते लोगों पर थी। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे लड़ने के लिए उकसा रही हो। काव्या ने जोर से कहा, नील अपने आप पर काबू रखो। उसकी आवाज सुनकर नील का ध्यान टूटा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक कम हो गई। दोनों फैक्ट्री से बाहर निकल आए। बाहर रात और गहरी हो चुकी थी। दूर शहर की लाइट्स हल्की चमक रही थी। काव्या ने चारों तरफ देखा, फिर बोली, वे लोग ज्यादा देर में फिर आ जाएंगे। नील ने पूछा, वे आखिर हैं कौन? काव्या ने कहा, एक गुप्त संगठन जो सदियों से उस शक्ति की तलाश कर रहा है जिसे तुमने जगा दिया। नील ने गुस्से में कहा, तो वे मुझे मारना क्यों चाहते हैं? काव्या ने सिर हिलाया, वे तुम्हें मारना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि तुम मरते रहो। नील कुछ समझ नहीं पाया। काव्या ने समझाया, हर मौत तुम्हें और मजबूत बनाती है। जब तुम्हारी शक्ति एक सीमा तक पहुंच जाएगी तब वे तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। नील ने ठंडी सांस ली, मतलब मैं उनके लिए एक हथियार हूं। काव्या ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हम सावधान नहीं रहे तो हाँ। कुछ देर दोनों चुप खड़े रहे। तभी नील को अचानक पीछे से हल्की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा। अंधेरे में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही हवा भारी लगने लगी। काव्या ने जैसे ही उसे देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ये यहाँ कैसे? नील ने पूछा, तुम इसे जानती हो? काव्या ने कांपती आवाज में कहा, ये कालदूत है। नील ने फिर उस आकृति की तरफ देखा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन पर हल्की कंपन महसूस हो रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, जिसे मौत ने चुना है वह भाग नहीं सकता। नील के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। काव्या ने धीरे से कहा, यह मौत का प्रहरी है। जब कोई व्यक्ति उस शक्ति से बंध जाता है तो यह उसकी हर मौत पर नजर रखता है। कालदूत कुछ कदम दूर रुक गया। उसने नील को ध्यान से देखा, जैसे उसकी आत्मा को परख रहा हो। फिर उसने कहा, दूसरी बार लौट आया, उम्मीद से जल्दी। नील ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? कालदूत की आवाज गूंज उठी, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ संतुलन का रक्षक हूँ। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये कहकर वह आकृति धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी। कुछ ही सेकंड में वहां सिर्फ खाली अंधेरा रह गया। काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। नील ने पूछा, ये सब कब खत्म होगा? काव्या ने धीमे स्वर में कहा, जब तुम उस शक्ति का असली रहस्य समझोगे। तभी दूर सड़क पर फिर से गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा थी। काव्या ने घबराकर कहा, वे लोग वापस आ गए। नील ने अंधेरे में चमकती हेडलाइट्स की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, अब भागने का समय खत्म हो चुका है। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नील की आंखों में फिर वही अजीब चमक लौट आई थी। उसने धीरे से कहा, अगर वे चाहते हैं कि मैं मरता रहूं, तो इस बार मैं उन्हें दिखाऊंगा कि हर मौत कितनी महंगी पड़ेगी। उसी क्षण दूर से आती गाड़ियों की रोशनी उस पुराने इलाके को उजाले में डुबोने लगी और एक नया टकराव शुरू होने वाला था। दूर सड़क से आती गाड़ियों की तेज रोशनी धीरे धीरे उस सुनसान औद्योगिक इलाके को उजाले से भरने लगी। हवा में इंजन की घरघराहट गूंज रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ वह आवाज और पास आती जा रही थी। नील खंडहर जैसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा उन हेडलाइट्स को देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब स्थिरता थी, जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो। काव्या कुछ कदम पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह समझ रही थी कि सामने आने वाला टकराव साधारण नहीं होगा। सड़क पर पहली काली एसयूवी आकर रुकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में वहां 5 गाड़ियां खड़ी हो गईं। दरवाजे खुले और उनमें से काले कपड़ों में कई आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में वही अजीब हथियार थे जिनसे चमकती ऊर्जा निकलती थी। उनमें से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, इस बार वह बचकर नहीं जाएगा।
उसके कान में लगा कम्युनिकेशन डिवाइस हल्का चमक रहा था। दूसरी तरफ से आदेश आया, उसे जिंदा पकड़ना प्राथमिकता है, लेकिन अगर वह नियंत्रण से बाहर हो तो समाप्त कर दो। उस आदमी ने सिर हिलाया और अपने साथियों को इशारा किया। वे लोग धीरे धीरे फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगे। नील ने गहरी सांस ली। उसके शरीर के आसपास हवा हल्की कंपन के साथ घूम रही थी। काव्या ने धीरे से कहा, वे लोग प्रशिक्षित शिकारी हैं, सीधे लड़ना सही नहीं होगा। नील ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, अगर मैं हमेशा भागता रहा तो ये खेल कभी खत्म नहीं होगा। काव्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसी समय पहला हथियार चमका और नीली ऊर्जा की किरण उनकी तरफ बढ़ी। नील ने बिना सोचे हाथ आगे किया। अविश्वसनीय रूप से वह किरण उसके सामने कुछ इंच दूर रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। अगले ही पल ऊर्जा चारों तरफ बिखर गई। काले कपड़ों वाले लोग कुछ सेकंड के लिए रुक गए, क्योंकि उन्हें ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। उनके नेता ने दांत भींचे और चिल्लाया, एक साथ हमला करो। तुरंत कई हथियार चमक उठे और दर्जनों ऊर्जा किरणें एक साथ नील की तरफ दौड़ी। काव्या ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन नील वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में नीली चमक उभर आई। उसके आसपास हवा गोल घेरे में घूमने लगी। अचानक जमीन पर पड़े लोहे के टुकड़े, पाइप और मशीनों के हिस्से हवा में उठने लगे। अगले ही पल वे सभी चीजें तेज गति से हमलावरों की तरफ उड़ गईं। कई लोग गिर पड़े, कुछ के हथियार हाथ से छूट गए। लेकिन हमला रुकने वाला नहीं था। पीछे खड़ा नेता शांत भाव से ये सब देख रहा था। उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक अलग तरह का उपकरण निकाला जो बाकी हथियारों से बड़ा था। उसने उसे सक्रिय किया और लाल रंग की एक ऊर्जा लहर नील की ओर छोड़ी। इस बार टकराव पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लाल लहर ने नील के चारों तरफ बनी अदृश्य दीवार को तोड़ दिया और उसे कई फीट पीछे फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा और कुछ पल तक उठ नहीं पाया। काव्या तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। उसने देखा कि नील के सीने पर गहरा जलने का निशान बन चुका था। नील ने दर्द से आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर की नसों में चमक दौड़ने लगी। घाव धीरे धीरे भरने लगा। काव्या ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा। तभी नेता आगे बढ़ा और बोला, दिलचस्प, पुनर्जीवन की क्षमता इतनी तेज हो चुकी है। उसने अपने साथियों से कहा, इसे जंजीरों में बांधो। 2 आदमी विशेष धातु की जंजीरें लेकर आगे बढ़े। नील अभी उठ ही रहा था कि उन जंजीरों ने उसे जकड़ लिया। धातु अजीब तरह से चमक रही थी और उससे निकलती ऊर्जा नील के शरीर को कमजोर कर रही थी। वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। नेता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितने मूल्यवान हो। नील ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके शरीर की ताकत जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही थी। नेता ने उसके चेहरे के पास झुककर कहा, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। काव्या ने ये सुना तो चिल्लाई, तुम लोग पागल हो, ये शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं आएगी। नेता ने उसकी तरफ देखा और हल्की हंसी हंसा, तुम अब भी वही सोचती हो जो सालों पहले सोचती थी। काव्या का चेहरा सख्त हो गया। नील ने हैरानी से पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर नेता बोला, क्यों न इसे सच्चाई बता दी जाए। काव्या ने सिर हिलाया, जैसे वह नहीं चाहती थी कि यह राज खुले। लेकिन नेता ने परवाह नहीं की। उसने कहा, यह लड़की कभी हमारे संगठन का हिस्सा थी। नील की आंखें फैल गईं। काव्या ने नजर झुका ली। नेता आगे बोला, हम सब उस शक्ति की तलाश में थे जिसे तुमने जगाया। फर्क बस इतना है कि इसने आखिरी पल में हमें धोखा दे दिया। काव्या ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें रोका था क्योंकि तुम लोग दुनिया को खतरे में डालने वाले थे। नेता मुस्कुराया, दुनिया हमेशा शक्तिशाली लोगों के हाथ में रही है। उसने अपने साथियों को इशारा किया। जंजीरें और कस गईं। नील दर्द से कराह उठा। उसी समय उसके दिमाग में फिर वही भारी आवाज गूंजी, तुम्हारी ताकत बंद नहीं की जा सकती। अचानक उसकी आंखों की चमक पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा जंजीरों से टकराने लगी। धातु लाल होने लगी, जैसे अंदर से पिघल रही हो। नेता का चेहरा पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। उसने तुरंत अपने हथियार को दोबारा सक्रिय किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जंजीरें जोरदार आवाज के साथ टूट गईं। नील खड़ा हो चुका था। उसकी सांसें भारी थी और जमीन हल्की कांप रही थी। बाकी लोग पीछे हटने लगे। नेता ने हथियार उठाकर फिर हमला किया, लेकिन इस बार नील ने सीधे हाथ बढ़ाकर ऊर्जा लहर को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे मोड़ रहा हो। अगले ही पल वह लाल ऊर्जा वापस उसी दिशा में मुड़ गई और पास खड़ी एसयूवी से टकराकर विस्फोट कर गई।
तेज धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। धुएं और आग के बीच नील खड़ा था। काव्या ने पहली बार उसकी तरफ उस नजर से देखा जिसमें डर और आशा दोनों थे। नेता ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस में कहा, ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दो। बाकी लोग गाड़ियों की तरफ लौटने लगे। जाते जाते नेता ने नील से कहा, तुम अभी हमें रोक सकते हो लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है। फिर गाड़ियां तेजी से वहां से निकल गईं। कुछ ही मिनटों में सड़क फिर से खाली हो गई। धुआं धीरे धीरे छंटने लगा। नील की सांसें अब भी तेज थी लेकिन उसके शरीर की ऊर्जा शांत होने लगी थी। काव्या धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कहा, आज जो हुआ वह शुरुआत है। नील ने आसमान की तरफ देखा जहां बादलों के बीच चांद हल्का चमक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर ये शुरुआत है तो अंत कैसा होगा। उसी पल दूर कहीं से फिर वही ठंडी हवा चली, जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य शक्ति ये सब देख रही हो और इंतजार कर रही हो अगले टकराव का। रात के उस वीरान इलाके में विस्फोट के बाद उठी धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। टूटी फैक्ट्री के आसपास फैले लोहे के टुकड़े अब भी गर्म थे और कुछ जगहों पर आग की छोटी छोटी लपटें सुलग रही थीं। हवा में धुएं की गंध घुली हुई थी। सड़क पर फैली हेडलाइट्स की रोशनी अब गायब हो चुकी थी क्योंकि काले कपड़ों वाले लोग अपनी गाड़ियों के साथ वहां से जा चुके थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे कुछ देर पहले यहां कोई भीषण लड़ाई हुई ही न हो। नील वहीं खड़ा था और उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। उसके शरीर में अभी भी हल्की हल्की ऊर्जा की तरंगें दौड़ रही थी जो उसे अंदर से गर्म महसूस करा रही थी। उसने अपनी हथेलियों को देखा तो उसकी उंगलियों के आसपास नीली रोशनी कुछ सेकंड तक चमकी और फिर गायब हो गई। काव्या कुछ दूरी पर खड़ी उसे गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर राहत तो थी लेकिन साथ ही एक गहरी चिंता भी दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा कि जो अभी हुआ वह बहुत खतरनाक संकेत है क्योंकि इसका मतलब है कि नील की शक्तियां बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। नील ने उसकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है और वह कौन सी ताकत है जो हर बार उसकी मौत के बाद उसे बदल देती है। काव्या ने कुछ पल तक जवाब नहीं दिया, जैसे वह शब्द चुन रही हो। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आई और टूटी दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसने कहा कि इस शक्ति की कहानी बहुत पुरानी है और शायद नील को सच जानना ही होगा, वरना आगे का रास्ता समझना असंभव होगा। नील चुपचाप उसकी बात सुनने लगा। काव्या ने आसमान की तरफ देखा जहां बादलों के पीछे आधा चांद छिपा हुआ था और फिर उसने कहना शुरू किया कि सदियों पहले दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें लोग देवताओं की शक्तियां कहते थे, लेकिन वास्तव में वे प्राचीन ऊर्जा स्रोत थे जो प्रकृति से भी पुराने थे। इन शक्तियों को नियंत्रित करना लगभग असंभव था, इसलिए प्राचीन काल के कुछ ज्ञानी लोगों ने उन्हें अलग अलग वस्तुओं में बंद कर दिया ताकि वे गलत हाथों में न जाएं। उन्हीं में से एक ऊर्जा को उस काले पत्थर में कैद किया गया था जिसे नील ने किले में पाया था। उस पत्थर को अमर शाप कहा जाता था क्योंकि जिसने भी उसे जगाया वह सामान्य इंसान नहीं रह जाता था। उसकी जिंदगी मौत और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र में बदल जाती थी। हर बार मरने पर उसकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ती जाती थी और उसकी शक्ति बढ़ती जाती थी। लेकिन उस शक्ति का एक दूसरा पहलू भी था जो बहुत कम लोगों को पता था। अगर वह शक्ति पूरी तरह जाग गई तो वह अपने वाहक को नियंत्रित भी कर सकती थी। नील ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बन गई है जिसे वह कभी समझना नहीं चाहता था। उसने धीमे स्वर में पूछा कि क्या ये सब रोकने का कोई तरीका है। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि शायद है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा क्योंकि वह रहस्य उन प्राचीन लोगों के साथ ही खो गया जिन्होंने उस शक्ति को कैद किया था। नील ने गहरी सांस ली और कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। तभी अचानक उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ जो पिछले कुछ घंटों से बार बार हो रहा था, जैसे उसके दिमाग के किसी कोने में कोई और मौजूद हो। उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है। उसने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? नील ने कहा कि उसे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई छाया आसपास मंडरा रही हो। काव्या ने ये सुनते ही गंभीरता से आसपास देखा क्योंकि उसे अंदाजा था कि ये क्या हो सकता है। उसने धीरे से कहा कि अगर वह वही है जो वह सोच रही है तो इसका मतलब है कि समय तेजी से बदल रहा है। नील ने पूछा, वह किसकी बात कर रही है? काव्या जवाब देती उससे पहले ही हवा अचानक ठंडी हो गई। आसपास के पेड़ों की सूखी टहनियां हल्की हल्की कांपने लगी और दूर कहीं से धीमी सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। नील ने अंधेरे की तरफ देखा और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ सेकंड बाद वही काली आकृति फिर दिखाई दी जिसे उन्होंने पहले भी देखा था। लंबा कद,
काले वस्त्र और चमकती लाल आंखें। कालदूत वापस आ चुका था। उसकी मौजूदगी से हवा और भारी हो गई थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर रुक गया। उसकी आवाज पहले की तरह गहरी और ठंडी थी। उसने कहा कि संतुलन की रेखा हर बार कमजोर हो रही है। नील ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि वह बार बार क्यों प्रकट होता है और उसका असली मकसद क्या है। कालदूत ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें संतुलन में रखना ही एकमात्र उपाय होता है। नील अब पहले की तरह डर नहीं रहा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि वह किसी का मोहरा नहीं बनेगा। कालदूत ने उसकी आंखों में देखा जैसे वह उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को परख रहा हो। फिर उसने कहा कि निर्णय की घड़ी अभी दूर है लेकिन रास्ता खतरों से भरा होगा। ये कहकर वह आकृति धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगी और कुछ ही पलों में पूरी तरह गायब हो गई। उसके जाते ही हवा फिर सामान्य हो गई लेकिन वातावरण में एक अजीब बेचैनी बनी रही। काव्या ने राहत की सांस ली और बोली कि कालदूत का दोबारा दिखना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि नील की शक्तियां तेजी से उस स्तर की ओर बढ़ रही हैं जहां संतुलन बिगड़ सकता है। नील ने सिर झुका लिया और कुछ पल तक सोचता रहा। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर वह क्यों चुना गया था? उस पत्थर ने उसे ही क्यों जगाया? और वह संगठन आखिर कब तक उसका पीछा करता रहेगा? तभी अचानक दूर शहर की दिशा से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। काव्या ने ऊपर देखा और तुरंत समझ गई कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने कहा कि वे लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। शायद वे अब और बड़ी ताकत के साथ लौटेंगे। नील ने भी आसमान में घूमती रोशनी को देखा। उसके चेहरे पर इस बार एक अलग ही भाव था। डर की जगह अब एक शांत दृढ़ता थी। उसने कहा कि अगर ये सब उससे जुड़ा है तो भागने से कुछ नहीं बदलेगा। उसे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। काव्या ने धीरे से पूछा कि वह क्या सोच रहा है। नील ने उत्तर दिया कि उसे उस किले में वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था, क्योंकि शायद वहीं इस रहस्य का पहला सुराग छिपा हो। काव्या कुछ सेकंड तक चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि वहां लौटना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया और कहा कि अगर उन्हें जवाब चाहिए तो वही सही जगह है। दोनों ने आखिरी बार उस टूटी फैक्ट्री की तरफ देखा जहां कुछ देर पहले भयंकर टकराव हुआ था। फिर वे धीरे धीरे अंधेरे रास्ते की ओर चल पड़े। दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की रोशनी अब भी घूम रही थी और शहर के किसी अज्ञात कोने में वही गुप्त संगठन फिर से अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा था। उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ नील को पकड़ना नहीं बल्कि उस शक्ति को पूरी तरह जागृत करना था जो दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकती थी। रात गहराती जा रही थी और शहर की चमकती रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। नील और काव्या एक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहे थे जो शहर से दूर पुराने जंगल की तरफ जाती थी। सड़क के किनारे सूखे पेड़ खड़े थे जिनकी टेढ़ी शाखाएं अंधेरे में अजीब आकृतियां बना रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और कहीं दूर से सियारों की आवाज सुनाई दे रही थी। नील चुपचाप चल रहा था लेकिन उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। कुछ घंटों पहले तक उसकी जिंदगी सामान्य थी और अब वह किसी ऐसी शक्ति का वाहक बन चुका था जिसकी कहानी सदियों पुरानी थी। काव्या उसके साथ कदम मिलाकर चल रही थी लेकिन उसकी निगाहें बार बार पीछे मुड़ जाती थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर बाद नील ने चुप्पी तोड़ी और पूछा कि उस गुप्त संगठन के बारे में वह और क्या जानती है। काव्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि उस संगठन का नाम अंतरछाया परिषद है और उसका अस्तित्व दुनिया के सामने कभी नहीं आया, क्योंकि वह हमेशा पर्दे के पीछे काम करता रहा है। सदियों से उसका मकसद एक ही रहा है, प्राचीन शक्तियों को खोजकर उन्हें अपने नियंत्रण में लेना। नील ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वे लोग सच में इतने पुराने हैं। काव्या ने कहा कि परिषद पीढ़ियों से चलती आ रही है और उसके सदस्य हमेशा अपने रहस्यों को छिपाकर रखते हैं। हर पीढ़ी में कुछ लोग चुने जाते हैं जिन्हें इन शक्तियों की खोज का काम दिया जाता है। उसने ये भी बताया कि वह खुद कभी उसी परिषद का हिस्सा थी, क्योंकि बचपन से उसे असाधारण घटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि परिषद इन शक्तियों का उपयोग दुनिया पर नियंत्रण के लिए करना चाहती है तो उसने उनका साथ छोड़ दिया। नील ने उसकी बात सुनी और कुछ पल तक सोचता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि ये सब किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि एक बहुत बड़े खेल की शुरुआत है। चलते चलते वे लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से किले का रास्ता शुरू होता था। वहां जमीन कच्ची थी और रास्ते के दोनों तरफ घनी झाड़ियां उगाई थी। चांदनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। नील ने दूर अंधेरे में उस पुराने किले की टूटी मीनार को देखा और उसके मन में एक अजीब बेचैनी उठी।
वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था अब फिर उसके सामने थी। जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचते गए हवा में एक अजीब भारीपन महसूस होने लगा। काव्या ने धीमे स्वर में कहा कि यहाँ की ऊर्जा अलग है क्योंकि प्राचीन शक्तियां हमेशा अपने आसपास के वातावरण को बदल देती हैं। नील ने किले के टूटे दरवाजे को देखा और उसके कदम अपने आप रुक गए। अचानक उसके दिमाग में एक तेज चमक उभरी और उसे वही दृश्य याद आने लगा जब छत उसके ऊपर गिरी थी। उस पल की याद इतनी स्पष्ट थी कि उसके शरीर में हल्की कंपकंपी दौड़ गई। उसने सिर झटका और आगे बढ़ गया। दोनों अंदर दाखिल हुए। किले के भीतर वही टूटी दीवारें और धूल भरे गलियारे थे, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां जाग चुकी हो। नील ने उस जगह को ध्यान से देखा जहां उसने काला पत्थर पाया था। जमीन अब भी टूटी हुई थी और वहां हल्की चमक दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उस जगह के पास गया और झुककर मिट्टी हटाने लगा। काव्या कुछ दूरी पर खड़ी उसे देख रही थी। अचानक नील के हाथ जमीन के अंदर किसी कठोर चीज से टकराए। उसने मिट्टी हटाई तो वहां पत्थर का एक और टुकड़ा दिखाई दिया, लेकिन यह पहले वाले से छोटा था। जैसे ही उसने उसे छुआ उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे अचानक कई अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसने खुद को एक विशाल पत्थर के कक्ष में खड़ा देखा जहां चारों तरफ मशालें जल रही थीं। कुछ लोग प्राचीन वस्त्र पहने एक बड़े पत्थर के चारों ओर खड़े थे और किसी अज्ञात भाषा में मंत्र बोल रहे थे। उनके बीच एक योद्धा खड़ा था जिसके शरीर से चमकती ऊर्जा निकल रही थी। उस योद्धा की आंखें अचानक नील की आंखों से मिल गईं और उसी क्षण दृश्य टूट गया। नील ने जोर से सांस ली और पीछे हट गया। काव्या तुरंत उसके पास आई और पूछा कि उसने क्या देखा। नील ने कांपती आवाज में वह सब बताया जो उसने अभी महसूस किया था। काव्या कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई क्योंकि वह समझ चुकी थी कि नील सिर्फ उस शक्ति का वाहक नहीं बल्कि शायद उस प्राचीन कहानी से किसी तरह जुड़ा हुआ है। तभी किले के बाहर अचानक इंजन की आवाज गूंजी। काव्या का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने फुसफुसाकर कहा कि वे लोग फिर आ गए हैं। नील ने भी आवाज सुनी और खंडहर की टूटी खिड़की से बाहर झांका। दूर पेड़ों के बीच कई गाड़ियों की रोशनी दिखाई दे रही थी। परिषद ने उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। कुछ ही पलों में कई हथियारबंद लोग किले के बाहर उतर गए और चारों तरफ फैलने लगे। उनमें से एक ने रेडियो पर कहा कि लक्ष्य अंदर मौजूद है। नील ने गहरी सांस ली और उस छोटे पत्थर के टुकड़े को कसकर पकड़ लिया। उसके शरीर में फिर वही ऊर्जा दौड़ने लगी। काव्या ने चिंतित स्वर में कहा कि यहाँ लड़ना खतरनाक होगा क्योंकि यह जगह उस शक्ति का केंद्र बन चुकी है। नील ने शांत स्वर में कहा कि शायद यही जगह उसे समझा सकती है कि वह आखिर कौन बन चुका है। बाहर कदमों की आवाज तेजी से करीब आने लगी। हथियारों की चमक टूटी दीवारों पर पड़ने लगी। उसी क्षण किले की जमीन हल्की कांपने लगी जैसे किसी सोई हुई शक्ति को फिर से जगा दिया गया हो। नील ने महसूस किया कि उसके हाथ में पकड़ा पत्थर गर्म होता जा रहा है और उसके आसपास की हवा में ऊर्जा घूमने लगी है। काव्या ने आश्चर्य से देखा कि किले की दीवारों पर बने पुराने चिन्ह हल्की रोशनी से चमकने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी प्राचीन रहस्य को जागते हुए देख रही हो। बाहर से किसी ने जोर से आदेश दिया कि अंदर घुसो। अगले ही पल कई सशस्त्र लोग दरवाजे से भीतर आ गए, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े जमीन के नीचे से तेज कंपन उठी और पूरा किला अचानक गूंज उठा। दीवारों की दरारों से नीली रोशनी फूटने लगी। नील के शरीर से भी वही रोशनी निकलने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि ये जगह उसकी शक्ति को पहचान रही है। काव्या ने धीमे स्वर में कहा कि शायद यह वही प्राचीन कक्ष है जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में था। बाहर खड़े परिषद के नेता ने भी ये दृश्य देख लिया था। उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा कि आखिरकार असली द्वार खुलने वाला है। उसी क्षण किले की जमीन जोर से कांपी और बीच का पत्थर अचानक टूट गया। उसके नीचे अंधेरे में उतरती हुई एक प्राचीन सीढ़ी दिखाई देने लगी जो सदियों से छिपी हुई थी। नील ने उस अंधेरी सीढ़ी की तरफ देखा और उसके दिल में अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे नीचे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। किले के फर्श के बीच खुली उस प्राचीन सीढ़ी से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती के भीतर कोई बहुत पुराना रहस्य सांस ले रहा हो। नीली रोशनी धीरे धीरे पत्थरों की दरारों से बाहर आ रही थी और पूरे कक्ष को हल्के उजाले में डुबो रही थी। परिषद के हथियारबंद लोग दरवाजे के पास रुक गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ सेकंड पहले तक वे सिर्फ एक आदमी को पकड़ने आए थे, लेकिन अब उनके सामने सदियों पुराना कोई द्वार खुल चुका था। नील उस सीढ़ी के किनारे खड़ा नीचे झांक रहा था। गहराई इतनी थी कि अंत दिखाई नहीं दे रहा था।
अंधेरा और रोशनी एक साथ मिलकर ऐसा भ्रम पैदा कर रहे थे जैसे नीचे कोई विशाल ऊर्जा घूम रही हो। उसके हाथ में पकड़ा पत्थर का छोटा टुकड़ा गर्म हो चुका था और उसकी धड़कन तेज हो गई थी। हर धड़कन के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नीचे से कोई शक्ति उसे पुकार रही हो। काव्या ने उसकी बांह पकड़ ली और धीरे से कहा कि बिना सोचे नीचे उतरना सही नहीं होगा क्योंकि परिषद के लोग अभी भी यहीं हैं। नील ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के पास खड़े हथियारबंद लोग अभी भी स्तब्ध थे, लेकिन उनके नेता की आंखों में उत्साह चमक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला कि आखिरकार वह जगह सामने आ ही गई जिसके बारे में परिषद के प्राचीन दस्तावेजों में लिखा था। उसने अपने साथियों को इशारा किया कि कोई भी पीछे न हटे क्योंकि यह मौका सदियों में एक बार मिलता है। काव्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर वे नीचे गए तो ऐसी शक्ति को जगह देंगे जिसे नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। नेता ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया कि दुनिया में हर शक्ति को नियंत्रित करने का तरीका होता है, बस सही समय और सही साधन चाहिए। उसके शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था। नील ने महसूस किया कि उसकी हथेली में रखा पत्थर अचानक तेज चमकने लगा है। उसी क्षण किले की दीवारों पर बने पुराने चिन्ह और ज्यादा उजले हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह जगह नील की मौजूदगी को पहचान रही हो। जमीन फिर हल्के कंपन के साथ कांपी। परिषद के कुछ लोग घबरा गए, लेकिन नेता ने उन्हें डांटकर शांत कर दिया। उसने आदेश दिया कि 2 लोग नीचे उतरकर देखें कि वहां क्या है। 2 हथियारबंद आदमी सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़े। उन्होंने अपने हथियारों की रोशनी नीचे की तरफ की और धीरे धीरे कदम रखते हुए अंधेरे में उतरने लगे। उनकी टॉर्च की किरणें पत्थर की सीढ़ियों पर पड़ रही थी जो नमी से चमक रही थी। कुछ सेकंड बाद उनकी आकृतियां अंधेरे में गायब हो गईं। ऊपर खड़े बाकी लोग इंतजार करने लगे। काव्या ने नील से फुसफुसाकर कहा कि यह सही मौका है वहां से निकलने का क्योंकि परिषद का ध्यान अभी नीचे है। लेकिन नील की नजर उस सीढ़ी पर ही टिकी रही। उसके दिमाग में फिर वही अजीब दृश्य चमकने लगे। उसने खुद को फिर उस प्राचीन कक्ष में देखा जहां मशालें जल रही थी और कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे थे। उस दृश्य में वही योद्धा खड़ा था जिसकी आंखों में वही चमक थी जो अब नील की आंखों में दिखाई देने लगी थी। इस बार दृश्य कुछ सेकंड ज्यादा देर तक रहा। नील ने देखा कि उस योद्धा के हाथ में भी वैसा ही पत्थर था जैसा उसने किले में पाया था। अचानक दृश्य टूट गया और नील की सांसें भारी हो गईं। उसी समय नीचे से चीख की आवाज आई। ऊपर खड़े सभी लोग चौंक गए। कुछ पल बाद एक आदमी लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों से ऊपर भागता हुआ आया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने हौंफते हुए कहा कि नीचे कुछ जिंदा है। इससे पहले कि कोई और सवाल पूछ पाता, अंधेरे से एक लंबी काली छाया ऊपर की तरफ बढ़ती दिखाई दी। परिषद के लोग तुरंत अपने हथियार तैयार करने लगे। अगले ही पल वह चीज सीढ़ियों से बाहर आई। वह इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर पत्थर और धुएं से बना हुआ लगता था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी हर सांस के साथ ठंडी भाप निकल रही थी। काव्या ने डर से फुसफुसाया कि यह उस कक्ष का रक्षक है। प्राचीन शक्तियों को अक्सर ऐसे प्रहरियों से सुरक्षित रखा जाता था। परिषद के नेता ने बिना डर दिखाए अपने हथियार को सक्रिय किया और लाल ऊर्जा की एक लहर उस प्राणी की तरफ छोड़ी। लेकिन वह लहर उसके शरीर से टकराकर ऐसे बिखर गई जैसे किसी पत्थर की दीवार से टकराई हो। प्राणी ने गहरी गुर्राहट की और अगले ही पल वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसने एक सैनिक को पकड़कर दीवार से दे मारा। बाकी लोग घबरा गए और लगातार फायर करने लगे। नीली और लाल ऊर्जा की किरणें हवा में चमकने लगीं, लेकिन उस प्राणी पर उनका असर बहुत कम था। कुछ ही सेकंड में 2 और सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। किले के अंदर अफरातफरी मच गई। काव्या ने नील से कहा कि यह रक्षक तभी शांत होगा जब असली वाहक उसे आदेश देगा। नील ने पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। काव्या ने उसकी हथेली में चमकते पत्थर की तरफ इशारा किया और कहा कि यही उस कक्ष की चाबी है। नील कुछ पल के लिए झिझका क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह उस प्राणी को रोक पाएगा। लेकिन अगले ही पल उस रक्षक ने एक और सैनिक को हवा में उछाल दिया और उसकी गर्जना पूरे किले में गूंज उठी। नील ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह उस प्राणी के सामने पहुंचा, उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा पत्थर ऊपर उठाया। अचानक पत्थर से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। किले की दीवारों पर बने चिन्ह उसी रोशनी से चमकने लगे। रक्षक प्राणी कुछ कदम पीछे हट गया और उसकी लाल आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। नील को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कोई अजीब भाषा गूंज रही है जिसे वह पहले कभी नहीं जानता था, फिर भी समझ पा रहा था। उसने अनजाने में वही शब्द बोल दिए। आवाज गूंजते ही वह विशाल प्राणी धीरे धीरे घुटनों के बल झुक गया।
पूरा कक्ष शांत हो गया। परिषद के बचे हुए लोग स्तब्ध खड़े ये दृश्य देख रहे थे। नेता की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक खतरनाक उत्साह था, क्योंकि उसने वह देख लिया था जिसका उसे इंतजार था। उसने धीरे से कहा कि अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि नील सिर्फ उस शक्ति का वाहक नहीं बल्कि उसी प्राचीन वंश का उत्तराधिकारी है जिसने इस शक्ति को कभी कैद किया था। नील ने उसकी बात सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र अब उस अंधेरी सीढ़ी पर थी जो नीचे किसी अनजान कक्ष की ओर जा रही थी। रक्षक अभी भी झुका हुआ था, जैसे वह रास्ता देने के लिए तैयार हो। काव्या धीरे धीरे उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली कि नीचे जो भी है वह इस कहानी का असली रहस्य हो सकता है। नील ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। उसके पीछे परिषद के लोग भी तैयार खड़े थे, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर उस रहस्य को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहते थे। किले के भीतर फैली नीली रोशनी और गहराते अंधेरे के बीच वह क्षण एक नए अध्याय की शुरुआत जैसा लग रहा था। किले के नीचे खुली उस प्राचीन सीढ़ी के सामने कुछ क्षणों तक गहरी खामोशी छाई रही। पत्थरों की दीवारों से निकलती नीली रोशनी अब स्थिर हो चुकी थी और झुका हुआ रक्षक प्राणी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हो। नील ने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसे अपने सीने के भीतर धड़कती ऊर्जा और स्पष्ट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। काव्या उसके पीछे खड़ी थी और उसकी निगाहें परिषद के बचे हुए सैनिकों पर टिकी थी, जो अभी भी हथियार पकड़े हुए सावधानी से सब कुछ देख रहे थे। परिषद का नेता कुछ दूरी पर खड़ा था और उसके चेहरे पर गहरी दिलचस्पी झलक रही थी। उसने अपने लोगों को हाथ के इशारे से शांत रहने का संकेत दिया, क्योंकि वह जानता था कि जल्दबाजी इस समय नुकसानदायक हो सकती है। नील सीढ़ियों के किनारे रुक गया और नीचे झांका। गहराई में पत्थर की दीवारें दिखाई दे रही थी जिन पर पुराने चिन्ह बने थे। वे चिन्ह हल्की नीली चमक से धड़क रहे थे, जैसे किसी दिल की धड़कन के साथ तालमेल में हो। नील ने पहला कदम नीचे रखा। पत्थर की सीढ़ी ठंडी थी, लेकिन उसके स्पर्श से अचानक उस पर बनी रेखाएं चमक उठी। काव्या ने ये देखा तो उसके मन में एक अजीब आशंका जागी, क्योंकि इसका मतलब था कि ये पूरा कक्ष सचमुच नील की उपस्थिति को पहचान रहा है। कुछ सेकंड बाद नील और नीचे उतरने लगा। उसके पीछे काव्या भी सावधानी से कदम रखते हुए चलने लगी। परिषद के सैनिक भी धीरे धीरे उनके पीछे उतरने लगे, ताकि वे किसी भी रहस्य से वंचित न रह जाएं। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पत्थरों से टपकती नमी की बूंदें सीढ़ियों पर गिर रही थी और उनकी हल्की आवाज उस संकरे रास्ते में गूंज रही थी। लगभग 20 सीढ़ियां उतरने के बाद रास्ता एक विशाल कक्ष में खुल गया। वह कक्ष गोल आकार का था और उसकी छत इतनी ऊंची थी कि अंधेरे में खो जाती थी। चारों तरफ पत्थर के खंभे खड़े थे जिन पर जटिल आकृतियां उकेरी गई थी। बीचों बीच एक गोल मंच बना हुआ था जिसके ऊपर एक प्राचीन संरचना रखी थी। वह किसी वेदी जैसी दिखती थी और उसके केंद्र में एक गहरा खांचा बना था। नील जैसे ही उस कक्ष में पहुंचा, उसे अचानक फिर वही अजीब दृश्य दिखने लगा। उसने खुद को उसी जगह खड़ा देखा, लेकिन कक्ष रोशनी से भरा हुआ था और चारों तरफ प्राचीन योद्धा खड़े थे। वे सभी एक ही दिशा में देख रहे थे, जहां वही ऊर्जा से भरा योद्धा खड़ा था जिसे नील बार बार अपने मन में देखता आया था। उस योद्धा ने अपने हाथ में पकड़ा काला पत्थर उस वेदी के खांचे में रखा और फिर पूरा कक्ष नीली रोशनी से भर गया। उसी क्षण दृश्य टूट गया और नील वापस वर्तमान में आ गया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। काव्या ने तुरंत पूछा कि उसने फिर क्या देखा। नील ने वेदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद उस पत्थर को यहीं रखा गया था। परिषद का नेता भी अब उस कक्ष में उतर चुका था और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा कि परिषद के सबसे पुराने अभिलेखों में इस जगह का जिक्र था, लेकिन किसी को इसका सही स्थान कभी नहीं मिला। उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि कक्ष के चारों तरफ जांच करें, क्योंकि यहाँ और भी रहस्य छिपे हो सकते हैं। सैनिक अलग अलग दिशाओं में फैल गए। नील धीरे धीरे उस वेदी के पास पहुंचा। उसके हाथ में पकड़ा पत्थर का टुकड़ा अब इतनी गर्मी दे रहा था कि उसकी हथेली लाल हो चुकी थी, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया कि वेदी के खांचे का आकार ठीक उसी टुकड़े जैसा है। काव्या ने तुरंत कहा कि बिना सोचे ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये कोई प्राचीन तंत्र हो सकता है जो किसी विशेष उद्देश्य से बनाया गया था। परिषद का नेता मुस्कुराया और बोला कि जोखिम के बिना कोई खोज पूरी नहीं होती। उसकी आवाज में अधीरता झलक रही थी, क्योंकि वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। नील कुछ क्षणों तक सोचता रहा। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन एक अजीब विश्वास भी था कि यही वह जगह है जहां उसे जवाब मिल सकते हैं। उसने धीरे से पत्थर का टुकड़ा वेदी के खांचे में रख दिया।
जैसे ही पत्थर अपने स्थान पर बैठा पूरा कक्ष अचानक कांप उठा। खंभों पर बने चिन्ह तेज रोशनी से चमकने लगे और जमीन के नीचे से गहरी गूंज सुनाई देने लगी। परिषद के कुछ सैनिक घबरा गए और पीछे हटने लगे, लेकिन नेता ने उन्हें डांटकर स्थिर रहने को कहा। अगले ही पल वेदी के चारों तरफ बने पत्थर के वृत्त घूमने लगे। उनके घूमने से हवा में नीली ऊर्जा की धाराएं उठने लगी। कक्ष के केंद्र में एक गोल प्रकाश स्तंभ बन गया जो छत की ओर उठ गया। नील उस रोशनी के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो हर बार उसकी शक्ति जागने पर दिखाई देती थी। काव्या ने देखा कि नील के शरीर से भी ऊर्जा की लहरें निकल रही हैं जो उस प्रकाश स्तंभ के साथ मिल रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा तंत्र किसी प्राचीन पहचान की पुष्टि कर रहा हो। तभी वेदी के पीछे की दीवार धीरे धीरे सरकने लगी और उसके पीछे एक और छोटा कक्ष दिखाई दिया। उस कक्ष के बीचों बीच पत्थर का एक ताबूत रखा था जिस पर अनगिनत चिन्ह उकेरे गए थे। परिषद के नेता की आंखों में अब पागलपन जैसा उत्साह था। उसने फुसफुसाकर कहा कि यही वह चीज हो सकती है जिसका परिषद सदियों से इंतजार कर रहा था। सैनिक सावधानी से उस ताबूत के पास गए। उनमें से एक ने ढक्कन को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पत्थर से टकराया वह अचानक पीछे उछल गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। नील धीरे धीरे उस ताबूत के पास पहुंचा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ। इस बार कोई झटका नहीं लगा, बल्कि ढक्कन खुद ब खुद धीरे धीरे खिसकने लगा। अंदर क्या था ये देखने के लिए सबकी नजरें उसी दिशा में टिक गईं। जब ढक्कन पूरी तरह हट गया तो भीतर एक पुरानी तलवार दिखाई दी। उसकी धार काली थी और उसकी मूठ पर वही चिन्ह बने थे जो किले की दीवारों पर चमक रहे थे। तलवार के आसपास हल्की नीली धुंध तैर रही थी। नील को महसूस हुआ कि यह हथियार उसी शक्ति से जुड़ा हुआ है जो उसके अंदर जाग चुकी है। परिषद का नेता तुरंत आगे बढ़ा और लालच भरी नजर से उस तलवार को देखने लगा। उसने कहा कि अगर ये हथियार परिषद के हाथ लग गया तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही उसने तलवार की ओर हाथ बढ़ाया, नील के शरीर से अचानक तेज ऊर्जा निकली और उसे पीछे धकेल दिया। नेता कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नील को पकड़ लिया जाए। अगले ही पल कई हथियार उसकी ओर उठ गए। काव्या ने तुरंत चेतावनी दी कि अगर उन्होंने हमला किया तो ये पूरा कक्ष अस्थिर हो सकता है, क्योंकि प्राचीन तंत्र पहले ही सक्रिय हो चुका है। लेकिन परिषद के नेता को अब किसी चेतावनी की परवाह नहीं थी। उसने चिल्लाकर कहा कि शक्ति पाने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ता है। उसी क्षण नील ने ताबूत के अंदर रखी तलवार को उठाया। जैसे ही उसकी उंगलियां मूठ पर बंद हुई, पूरा कक्ष एक भयंकर कंपन से गूंज उठा और रोशनी की लहरें चारों ओर फैल गईं। ऐसा लगा जैसे सदियों से सोई कोई शक्ति आखिरकार अपने नए स्वामी को पहचान चुकी हो। जैसे ही नील की उंगलियां उस प्राचीन तलवार की मूठ पर पूरी तरह जकड़ी, पूरा भूमिगत कक्ष अचानक गूंज उठा। नीली रोशनी की तेज लहरें दीवारों से टकराकर वापस फैलने लगी और पत्थर के खंभों पर उकेरे गए चिन्ह ऐसे चमकने लगे जैसे उनमें फिर से जान लौट आई हो। हवा भारी हो गई थी और जमीन के भीतर से आती कंपन हर पल तेज होती जा रही थी। काव्या ने तुरंत समझ लिया कि ये तलवार साधारण हथियार नहीं बल्कि उसी शक्ति का दूसरा हिस्सा है जो नील के भीतर जाग चुकी है। परिषद के सैनिक कुछ क्षणों के लिए हतप्रभ खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति इतनी आसानी से उस ताबूत की रक्षा करने वाली ऊर्जा को पार कर पाएगा। परिषद का नेता अपनी जगह से धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पहले आश्चर्य था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह आश्चर्य एक खतरनाक मुस्कान में बदल गया। उसने कहा कि आखिरकार वह क्षण आ ही गया जिसके लिए परिषद ने सदियों तक इंतजार किया। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। उसने अपने सैनिकों की ओर देखते हुए आदेश दिया कि अब किसी भी कीमत पर नील को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास वह तलवार भी है जिसे परिषद की भाषा में अधिष्ठान शस्त्र कहा जाता था। काव्या ने ये शब्द सुनते ही घबराकर नील की ओर देखा, क्योंकि उसे पुराने दस्तावेजों से याद था कि अधिष्ठान शस्त्र वही हथियार था जिसे प्राचीन रक्षक अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को सौंपते थे। नील खुद भी उस तलवार को पकड़ते ही अजीब अनुभव कर रहा था। उसकी हथेली में गर्मी फैल गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे तलवार की ऊर्जा सीधे उसकी नसों में बहने लगी हो। उसकी आंखों के सामने फिर से अतीत के दृश्य चमकने लगे। उसने खुद को एक विशाल युद्धभूमि में देखा जहां आकाश लाल था और धरती पर अनगिनत योद्धा लड़ रहे थे। उसी युद्ध के बीच वह प्राचीन योद्धा खड़ा था जिसकी छवि बार बार नील को दिखाई देती रही थी। उस योद्धा के हाथ में यही तलवार थी और उसकी हर चोट से नीली ऊर्जा की लहरें उठती थी जो दुश्मनों को दूर फेंक देती थी।
अचानक दृश्य टूट गया और नील वापस उसी भूमिगत कक्ष में खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी और तलवार की धार हल्की चमक रही थी। परिषद का नेता आगे बढ़ा और उसने अपने हथियार को सक्रिय करते हुए कहा कि अगर नील स्वेच्छा से तलवार सौंप दे तो शायद उसे जिंदा रखा जा सकता है। नील ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर की जगह दृढ़ता दिखाई दी। उसने शांत स्वर में कहा कि ये शक्ति किसी परिषद की संपत्ति नहीं है। नेता ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया कि शक्ति हमेशा उसी की होती है जिसके पास उसे संभालने की ताकत हो। उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया। अगले ही पल कई ऊर्जा हथियार एक साथ चमक उठे और लाल किरणों की बारिश नील की ओर बढ़ी। काव्या ने चिल्लाकर उसे सावधान किया, लेकिन नील पहले ही प्रतिक्रिया कर चुका था। उसने तलवार को आगे घुमाया और जैसे ही उसकी धार हवा को चीरती हुई चली, उसके सामने एक नीला ऊर्जा चक्र बन गया। लाल किरणें उस चक्र से टकराकर चारों ओर बिखर गईं। कुछ किरणें दीवारों से टकराईं तो पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। परिषद के सैनिक हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। नील ने तलवार को कसकर पकड़ा और अचानक उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे तलवार उसे सिखा रही हो कि कैसे लड़ना है। वह तेजी से एक सैनिक के पास पहुंचा और तलवार को हल्के से घुमाया। उस एक वार से हवा में नीली लहर उठी जिसने 3 सैनिकों को एक साथ दूर फेंक दिया। कक्ष में अफरा-तफरी मच गई। परिषद का नेता गुस्से से चिल्लाया और उसने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को सक्रिय कर दिया। उस हथियार से लाल रंग की विशाल ऊर्जा लहर निकली जो सीधे नील की ओर बढ़ी। इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। काव्या को लगा कि शायद इस बार नील उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही वह लहर पास आई, नील की तलवार अचानक और तेज चमकने लगी। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे जमीन की ओर झटका। अगले ही पल तलवार की धार से निकली नीली ऊर्जा जमीन में फैल गई और वहां से एक गोल ढाल बनकर ऊपर उठ गई। लाल लहर उस ढाल से टकराई और जोरदार विस्फोट के साथ गायब हो गई। विस्फोट की आवाज पूरे कक्ष में गूंज गई और धूल का बादल फैल गया। जब धूल थोड़ी साफ हुई तो परिषद के सैनिकों ने देखा कि नील अब भी वहीं खड़ा है और उसकी आंखों की चमक पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी है। परिषद का नेता कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा कि ये शक्ति वास्तव में उससे भी ज्यादा बड़ी है जितनी परिषद ने कल्पना की थी। उसने अपने कम्युनिकेशन उपकरण में किसी से बात की और बोला कि दूसरा चरण शुरू करने का समय आ गया है। काव्या ने ये सुनते ही घबराकर चारों ओर देखा क्योंकि उसे अंदाजा था कि इसका मतलब कुछ और बड़ा खतरा है। तभी कक्ष की छत से हल्की आवाज आने लगी। पत्थरों के बीच दरारें बनने लगी और ऊपर से लाल रोशनी झलकने लगी। परिषद के नेता ने कहा कि ऊपर किले के बाहर जो उपकरण लगाए गए थे वे अब सक्रिय हो चुके हैं। उनका उद्देश्य इस पूरे भूमिगत कक्ष की ऊर्जा को खींचना था ताकि तलवार और पत्थर दोनों की शक्ति परिषद के नियंत्रण में आ सके। काव्या ने तुरंत समझ लिया कि अगर ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो नील की शक्ति भी उनसे छीन ली जाएगी। उसने नील से चिल्लाकर कहा कि उसे इस कक्ष की ऊर्जा को रोकना होगा। नील ने ऊपर की ओर देखा जहां दरारों से लाल रोशनी और तेज होती जा रही थी। तलवार उसकी मुट्ठी में हल्की कंपन कर रही थी, जैसे वह भी इस खतरे को महसूस कर रही हो। परिषद का नेता पीछे हट गया और अपने सैनिकों से कहा कि वे दूरी बनाए रखें क्योंकि कुछ ही पलों में ये पूरी ऊर्जा परिषद के नियंत्रण में होगी। लेकिन उसी समय कक्ष की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह अचानक और तेज चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह खुद परिषद के प्रयासों का विरोध कर रही हो। नील ने तलवार को सीधा ऊपर उठाया। उसके शरीर से निकलती नीली ऊर्जा अब पूरे कक्ष में फैल रही थी। काव्या ने महसूस किया कि वह सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि किसी गहरे संबंध के जरिए इस पूरे स्थान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। परिषद का नेता ये देखकर चिल्लाया कि उसे रोका जाए, लेकिन इससे पहले कि सैनिक कुछ कर पाते, नील ने तलवार को जमीन पर जोर से मारा। अगले ही पल जमीन के नीचे से नीली ऊर्जा की विशाल लहर उठी जिसने पूरे कक्ष को घेर लिया। लाल रोशनी अचानक बुझने लगी और ऊपर लगाए गए परिषद के उपकरण एक एक कर फटने लगे। विस्फोट की आवाज किले के ऊपर तक गूंज उठी। काव्या ने देखा कि पूरा कक्ष अब नीली रोशनी में डूब चुका है और परिषद के सैनिक पीछे हटते जा रहे हैं। परिषद का नेता पहली बार सचमुच परेशान दिखाई दिया। उसने गुस्से से कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह जल्द ही वापस आएगा। फिर उसने अपने बचे हुए लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में वे लोग उसी सीढ़ी की ओर भागने लगे जिससे वे नीचे आए थे। कक्ष में फिर धीरे धीरे शांति लौटने लगी, लेकिन नीली रोशनी अब भी दीवारों पर चमक रही थी। नील वहीं खड़ा था और उसकी सांसें भारी थीं। तलवार की धार अब शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी।
काव्या उसके पास आई और धीरे से बोली कि आज उसने न सिर्फ परिषद को रोका है बल्कि उस प्राचीन शक्ति को भी पूरी तरह जागृत कर दिया है। नील ने तलवार की ओर देखा और फिर उस अंधेरी सीढ़ी की ओर जहां से परिषद भाग कर गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब परिषद को पता चल चुका है कि वह कौन बन चुका है और अगली बार वे पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ लौटेंगे। उसी क्षण दूर कहीं गहराई में फिर वही रहस्यमयी कंपन गूंजा, जैसे धरती के भीतर कोई और भी जाग रहा हो जो अब तक सोया हुआ था और जिसने अभी अभी इस नई शक्ति की हलचल को महसूस कर लिया था। भूमिगत कक्ष में फैली नीली रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी थी, लेकिन हवा में अभी भी ऊर्जा की हल्की कंपन महसूस हो रही थी। पत्थर के खंभों पर बने चिन्ह धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगे, जैसे वे किसी लंबी नींद में लौट रहे हों। परिषद के सैनिक और उनका नेता सीढ़ियों से ऊपर भाग चुके थे और उनके कदमों की आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। कक्ष में केवल नील और काव्या रह गए थे। नील अब भी उसी स्थान पर खड़ा था जहां उसने तलवार को जमीन पर मारा था। उसकी सांसें भारी थी और उसके शरीर से निकलती ऊर्जा अब धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। तलवार की धार पर हल्की नीली चमक बाकी थी जो हर कुछ सेकंड में हल्का कंपन कर रही थी। काव्या सावधानी से उसके पास आई और कुछ क्षण तक चुपचाप उसे देखती रही। उसके मन में राहत भी थी और चिंता भी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि नील की शक्ति हर बार पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। नील ने धीरे धीरे सिर उठाकर चारों ओर देखा। विशाल कक्ष अब शांत था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ये जगह अभी भी जाग रही है, जैसे उसने नील को स्वीकार कर लिया हो। उसने तलवार को ध्यान से देखा और पूछा कि क्या ये वही हथियार है जिसके बारे में पुराने दस्तावेजों में लिखा था। काव्या ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, ये वही प्राचीन शस्त्र है जिसे अधिष्ठान शस्त्र कहा जाता है और इसे केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके भीतर उस शक्ति का रक्त या आत्मिक संबंध हो। नील ने यह सुनकर कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके मन में फिर वही सवाल उठ गया कि उसका इस सब से क्या संबंध है। कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि तलवार की मूठ फिर हल्की गर्म होने लगी है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वेदी के चारों ओर बनी पत्थर की रेखाएं फिर से चमक रही हैं। काव्या ने भी ये बदलाव महसूस किया और तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने कहा कि शायद इस कक्ष का तंत्र पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और कुछ अभी भी सक्रिय है। उसी समय कक्ष के दूर वाले हिस्से से धीमी गूंज सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत गहरी थी, जैसे पत्थरों के भीतर से आ रही हो। नील और काव्या दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। खंभों के पीछे की दीवार धीरे धीरे हिलने लगी और वहां की दरारों से हल्की नीली धुंध निकलने लगी। कुछ ही पलों में दीवार का एक हिस्सा सरक गया और उसके पीछे एक लंबा संकरा गलियारा दिखाई दिया जो पहले छिपा हुआ था। काव्या ने आश्चर्य से कहा कि परिषद के अभिलेखों में इस गलियारे का कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब था कि ये स्थान उस प्राचीन संरचना का भी गहरा हिस्सा हो सकता है जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा। नील के भीतर फिर वही खिंचाव जाग उठा जो उसे पहले सीढ़ियों की ओर ले आया था। उसे लगा जैसे उस अंधेरे रास्ते के भीतर कोई उसे पुकार रहा है। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उस नए खुले रास्ते की ओर बढ़ने लगा। काव्या ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि परिषद अभी भी आसपास हो सकती है और ये जगह जाल भी हो सकती है। लेकिन नील ने शांत स्वर में कहा कि अगर इस शक्ति की सच्चाई कहीं छिपी है तो वह शायद इसी रास्ते के अंत में होगी। दोनों सावधानी से उस गलियारे में दाखिल हुए। रास्ता बहुत संकरा था और उसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी जो मशालों के बिना भी हल्की चमक दे रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए हवा और ठंडी होती गई और जमीन पर नमी बढ़ती गई। कुछ दूरी पर जाकर रास्ता अचानक चौड़ा हो गया और सामने एक विशाल गोल कक्ष दिखाई दिया। इस कक्ष का आकार पहले वाले से भी बड़ा था। बीच में पत्थर का एक ऊंचा मंच था जिसके ऊपर एक अजीब संरचना बनी थी। वह किसी विशाल गोले की तरह दिखती थी जो पत्थर और धातु के मिश्रण से बना था। उस गोले के चारों तरफ पत्थर की पट्टियां घूमती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई यांत्रिक तंत्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहा हो। नील ने जैसे ही उस कक्ष में कदम रखा, गोले के भीतर से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। काव्या ने तुरंत महसूस किया कि यह वही ऊर्जा है जो पत्थर और तलवार दोनों से जुड़ी हुई है। उसने धीरे से कहा कि यह शायद उस शक्ति का मूल केंद्र हो सकता है जिसे प्राचीन लोगों ने यहाँ कैद किया था। नील मंच के पास पहुंचा और तलवार को नीचे कर लिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और सतर्कता दोनों थी। अचानक उस गोले के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी जो शब्दों में नहीं बल्कि कंपन में महसूस हो रही थी। नील के दिमाग में अचानक फिर वही अतीत के दृश्य चमकने लगे, लेकिन इस बार वे और स्पष्ट थे। उसने देखा कि वही प्राचीन योद्धा इस कक्ष में खड़ा है और उसके आसपास कई अन्य लोग मौजूद हैं। वे सभी इस गोले के सामने झुके हुए हैं।
योद्धा अपनी तलवार उस गोले की ओर उठाता है और उसके बाद चारों तरफ तेज रोशनी फैल जाती है। नील ने आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि ये कक्ष सिर्फ कोई संरचना नहीं बल्कि एक प्राचीन स्मृति का केंद्र है जहां उस शक्ति को नियंत्रित करने का तंत्र बनाया गया था। काव्या ने पूछा कि उसने क्या देखा। नील ने बताया कि शायद यह वही जगह है जहां उस शक्ति को पहली बार बांधा गया था। तभी अचानक ऊपर की तरफ से धमाके की आवाज आई। दोनों ने तुरंत ऊपर देखा। कक्ष की छत में बने पत्थरों के बीच दरारें उभरने लगी थी और वहां से लाल रोशनी झांकने लगी थी। काव्या समझ गई कि परिषद इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा कि शायद वे ऊपर से इस पूरे ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर की शक्ति को सीधे अपने कब्जे में ले सके। नील ने तलवार को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई थी। उसने कहा कि अगर यह स्थान उस शक्ति का केंद्र है तो परिषद को इसे नष्ट करने नहीं दिया जा सकता। उसी समय गोले के भीतर की रोशनी अचानक तेज हो गई और उसके चारों तरफ घूमती पत्थर की पट्टियां तेजी से घूमने लगीं। कक्ष के भीतर हवा का दबाव बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये तंत्र किसी अंतिम प्रक्रिया के लिए सक्रिय हो रहा हो। काव्या ने घबराकर कहा कि शायद ये प्रणाली किसी वाहक को पहचानकर पूरी शक्ति को उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो नील की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा क्योंकि इतनी ऊर्जा को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। नील ने कुछ क्षण तक उस घूमते गोले को देखा और फिर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा तलवार की धार फिर चमकने लगी। गोले के भीतर से निकलती रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। ऊपर से पत्थर टूटने की आवाज और तेज हो गई थी। परिषद शायद ऊपर से पूरे किले को गिराने की कोशिश कर रही थी ताकि ये कक्ष दब जाए और वे बाद में इसे खोदकर शक्ति को निकाल सके। काव्या ने नील से कहा कि उसे जल्दी निर्णय लेना होगा क्योंकि समय बहुत कम है। नील ने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और उस गोले के सामने खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की ऊर्जा और उस गोले की ऊर्जा एक दूसरे को पहचान रही हैं। अचानक गोले के बीच एक पतली दरार खुली और उसके भीतर से तेज नीली रोशनी बाहर निकल आई। वह रोशनी सीधे नील की ओर बढ़ी और उसके सीने से टकराई। काव्या ने डर से एक कदम पीछे लिया क्योंकि पूरा कक्ष अब ऊर्जा की तेज तरंगों से भर चुका था। नील की आंखें चमक उठी और उसके शरीर से निकलती शक्ति चारों तरफ फैलने लगी। उसी क्षण ऊपर से एक जोरदार धमाका हुआ और कक्ष की छत का एक हिस्सा टूटकर गिरने लगा। परिषद का हमला शुरू हो चुका था और उसी समय वह प्राचीन तंत्र भी पूरी तरह जाग चुका था। ऊपर से गिरते पत्थरों की आवाज पूरे भूमिगत कक्ष में गूंजने लगी थी। छत की दरारें तेजी से फैल रही थी और उनके बीच से धूल के बादल नीचे गिरते जा रहे थे। लेकिन उस अफरातफरी के बीच भी कक्ष के केंद्र में खड़ा प्राचीन गोला अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो चुका था। नीली रोशनी की धाराएं लगातार नील के शरीर में समा रही थी और उसकी नसों में ऊर्जा का तेज प्रवाह महसूस हो रहा था। उसके चारों तरफ हवा में कंपन बढ़ चुका था और जमीन पर बने चिन्ह एक बार फिर तेज चमकने लगे थे। काव्या कुछ कदम पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर डर और विस्मय दोनों थे क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब नील सिर्फ उस शक्ति का वाहक नहीं बल्कि उसके केंद्र से जुड़ चुका है। ऊपर से एक बड़ा पत्थर टूटकर गिरा और मंच के किनारे आकर टकराया। काव्या ने घबराकर आवाज दी कि अगर छत पूरी तरह गिर गई तो ये पूरा कक्ष दब जाएगा। लेकिन नील जैसे उस शोर को सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका शरीर स्थिर खड़ा था जैसे वह किसी अदृश्य संवाद में व्यस्त हो। उसके दिमाग में फिर वही अजीब दृश्य उभरने लगे, लेकिन इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थे। उसने खुद को फिर उस प्राचीन समय में देखा जहां ये कक्ष पूरी तरह सलामत था और चारों तरफ मशालें जल रही थीं। उस समय कई योद्धा और विद्वान इस गोले के आसपास खड़े थे। उनके चेहरों पर चिंता दिखाई दे रही थी क्योंकि वे जानते थे कि जिस शक्ति को उन्होंने यहाँ कैद किया है वह अगर कभी मुक्त हो गई तो दुनिया का संतुलन बदल सकता है। उसी समूह के बीच वही योद्धा खड़ा था जिसकी छवि नील बार बार देखता आया था। उस योद्धा के हाथ में वही तलवार थी जो अब नील के पास थी। उसने गोले की ओर देखते हुए कुछ शब्द बोले जो किसी प्राचीन भाषा में थे। अचानक दृश्य में खड़े अन्य लोग एक एक कर पीछे हट गए और उस योद्धा ने तलवार को गोले के सामने उठाया। तभी नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और पूरा कक्ष ऊर्जा से भर गया। उसी क्षण दृश्य टूट गया और नील वापस वर्तमान में लौट आया। उसकी सांसें तेज थी और उसे महसूस हुआ कि गोले की ऊर्जा अब और भी तेज हो गई है। काव्या ने देखा कि नील के पैरों के नीचे बनी पत्थर की रेखाएं चमकते हुए एक गोल चिन्ह बना रही हैं।
उसने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं बल्कि एक प्रकार का चयन अनुष्ठान है जिसमें ये तंत्र तय करता है कि उस शक्ति का वास्तविक संरक्षक कौन होगा। ऊपर से एक और जोरदार धमाका हुआ। इस बार छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा और धूल का बादल पूरे कक्ष में फैल गया। काव्या ने ऊपर देखा तो उसे दरारों के बीच से लाल रोशनी दिखाई दी। इसका मतलब था कि परिषद के लोग ऊपर से भारी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पूरा किला ढह जाए। शायद वे ये सोच रहे थे कि अगर कक्ष दब जाएगा तो वे बाद में खुदाई करके शक्ति को निकाल लेंगे। काव्या ने तुरंत नील को पुकारा और कहा कि उसे इस प्रक्रिया को जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन उसी पल गोले से निकलती रोशनी अचानक और तेज हो गई। पत्थर की घूमती पट्टियां तेजी से घूमने लगी और उनके बीच से निकलती ऊर्जा की लहरें पूरे कक्ष में फैलने लगी। नील के हाथ में पकड़ी तलवार भी अब पहले से ज्यादा चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार और गोला एक दूसरे से संवाद कर रहे हों। नील ने महसूस किया कि उसके मन में कोई आवाज गूंज रही है। वह आवाज शब्दों में नहीं बल्कि विचारों में थी। उस आवाज ने उसे बताया कि यह गोला केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि एक स्मृति भंडार भी है जिसमें उस प्राचीन शक्ति के रक्षकों का इतिहास दर्ज है। नील ने आंखें बंद कर ली और कुछ पल बाद उसे लगा जैसे वह उन स्मृतियों के बीच खड़ा है। उसने देखा कि सदियों पहले उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कुछ चुने हुए योद्धाओं का वंश बनाया गया था जिन्हें संतुलन रक्षक कहा जाता था। उनका काम था ये सुनिश्चित करना कि यह शक्ति कभी गलत हाथों में न जाए। लेकिन समय के साथ वह वंश लगभग समाप्त हो गया और उसकी आखिरी कड़ी दुनिया से गायब हो गई। नील ने जैसे ही यह दृश्य देखा उसके मन में एक अजीब झटका लगा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह शायद उसी वंश की अंतिम कड़ी है। अचानक कक्ष के बाहर से फिर विस्फोट की आवाज आई। परिषद के लोग शायद किले की बाहरी दीवारों को गिरा रहे थे। काव्या ने देखा कि छत के कुछ हिस्से तेजी से टूट रहे हैं और पत्थर गिरते जा रहे हैं। उसने घबराकर नील की ओर देखा और कहा कि अगर ये प्रक्रिया लंबी चली तो वे दोनों यहीं दब जाएंगे। उसी समय गोले के भीतर की दरार और चौड़ी हो गई। उसके भीतर से एक चमकता हुआ ऊर्जा केंद्र दिखाई देने लगा जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। वह ऊर्जा किसी जीवित वस्तु की तरह धड़क रही थी। नील ने तलवार को कसकर पकड़ा और उसे उस रोशनी की ओर उठाया। जैसे ही तलवार उस ऊर्जा के पास पहुंची, दोनों के बीच एक तेज कंपन पैदा हुआ। कक्ष की दीवारें हिलने लगी और जमीन में दरारें उभर आईं। काव्या ने महसूस किया कि यह अंतिम चरण है जिसमें ये शक्ति अपने नए संरक्षक के साथ पूरी तरह जुड़ने वाली है। ऊपर से अचानक एक बड़ा पत्थर टूटकर गिरा और कक्ष के एक हिस्से को तोड़ता हुआ नीचे आ गिरा। धूल और पत्थरों की बारिश होने लगी। काव्या ने तुरंत एक खंभे के पीछे शरण ली लेकिन उसकी नजर नील से हट नहीं रही थी। नील अब पूरी तरह रोशनी के घेरे में खड़ा था। उसकी आंखें नीली चमक से भर चुकी थी और उसकी सांसें धीमी लेकिन गहरी हो गई थी। अचानक उसने तलवार को सीधा ऊपर उठाया। उसी क्षण गोले के भीतर से निकली ऊर्जा की लहर सीधे उसकी तलवार में समा गई। पूरे कक्ष में तेज चमक फैल गई और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब रोशनी थोड़ी कम हुई तो काव्या ने देखा कि गोला अब धीरे धीरे शांत हो रहा है और उसकी घूमती पट्टियां रुकने लगी हैं। नील अभी भी उसी जगह खड़ा था लेकिन अब उसकी तलवार की धार पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्राचीन शक्ति का एक हिस्सा अब पूरी तरह उसके साथ जुड़ चुका है। तभी ऊपर से फिर जोरदार धमाका हुआ और छत का एक और हिस्सा टूटकर गिरने लगा। काव्या ने चिल्लाकर कहा कि अब यहां से निकलना होगा क्योंकि पूरा किला गिरने वाला है। नील ने धीरे से सिर उठाया और पहली बार उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता दिखाई दी। उसने काव्या की ओर देखा और कहा कि परिषद इस जगह को नष्ट करके भी उस शक्ति को हासिल नहीं कर पाएगी क्योंकि अब उसका असली स्रोत उसके भीतर जाग चुका है। उसी समय कक्ष की दीवारों में कंपन और तेज हो गया और ऐसा लगने लगा कि पूरा ढांचा अब किसी भी पल ढह सकता है। कक्ष के भीतर कंपन लगातार तेज होता जा रहा था और ऊपर से गिरते पत्थरों की आवाज किसी भयंकर तूफान जैसी गूंज पैदा कर रही थी। हवा में धूल इतनी भर गई थी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा था। काव्या ने अपने चेहरे को हाथ से ढकते हुए चारों तरफ देखा। छत की दरारें अब बड़ी हो चुकी थी और उनमें से लाल रोशनी चमक रही थी जो इस बात का संकेत थी कि ऊपर परिषद के उपकरण अब भी काम कर रहे थे। लेकिन इस अराजकता के बीच भी कक्ष के केंद्र में खड़ा नील बिल्कुल स्थिर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में नीली चमक पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी और उसकी तलवार से हल्की ऊर्जा लहरें निकलकर जमीन पर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्राचीन शक्ति का एक हिस्सा अब पूरी तरह उसके भीतर समा चुका है।
काव्या तेजी से उसकी ओर बढ़ी और जोर से बोली कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये पूरा ढांचा ढह सकता है। नील ने धीरे से उसकी ओर देखा लेकिन उसकी निगाहों में अब अजीब शांति थी। उसने तलवार को थोड़ा नीचे किया और चारों तरफ नजर घुमाए। उसे महसूस हो रहा था कि कक्ष की हर दीवार, हर पत्थर और हर चिन्ह अब उसकी उपस्थिति को पहचान रहा है। अचानक जमीन के भीतर से फिर वही गहरी गूंज सुनाई दी जो कुछ समय पहले शुरू हुई थी। इस बार वह आवाज पहले से ज्यादा भारी थी, जैसे धरती के भीतर कोई विशाल तंत्र सक्रिय हो रहा हो। काव्या ने तुरंत समझ लिया कि यह वही प्रणाली है जो इस स्थान की रक्षा के लिए बनाई गई होगी। उसने नील से पूछा कि क्या वह इस तंत्र को रोक सकता है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह सक्रिय हो गया तो शायद बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। नील ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और अपने भीतर उठ रही ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा जैसे उसके मन में फिर वही प्राचीन आवाज गूंज रही है जो इस शक्ति के साथ जुड़ी हुई है। वह आवाज किसी आदेश की तरह नहीं बल्कि मार्गदर्शन की तरह थी। नील ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस मंच के किनारे पहुंच गया जहां प्राचीन गोला अब आधा शांत हो चुका था। उसकी सतह पर बनी दरारों से अभी भी हल्की नीली रोशनी बाहर निकल रही थी। उसने तलवार को उस रोशनी की ओर झुकाया। जैसे ही तलवार की धार उस ऊर्जा के पास आई, कक्ष के चारों ओर बने चिन्ह फिर से चमक उठे। इस बार वे एक अलग पैटर्न में चमक रहे थे, जैसे किसी नई प्रक्रिया को सक्रिय कर रहे हों। काव्या ने देखा कि कक्ष के किनारों पर बने पत्थर के खंभों के बीच से धीरे धीरे पत्थर की पट्टियां ऊपर उठने लगी हैं। कुछ ही पलों में उन पट्टियों ने मिलकर एक गोल घेरा बना लिया जो कक्ष के चारों ओर फैल गया। ये किसी सुरक्षा ढाल जैसा लग रहा था। उसी समय ऊपर से गिरते पत्थर उस ढाल से टकराकर किनारे गिरने लगे। काव्या ने राहत की सांस ली क्योंकि अब कम से कम कुछ समय के लिए ये कक्ष पूरी तरह नहीं गिरेगा। लेकिन ऊपर से आने वाले धमाके अब भी जारी थे। परिषद के लोग शायद ये समझ चुके थे कि नीचे कुछ असाधारण हो रहा है और वे इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहते थे। काव्या ने ऊपर की ओर देखा और कहा कि वे लोग शायद भारी विस्फोटक लगा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ढाल भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। नील ने उसकी बात सुनी लेकिन उसका ध्यान अब उस गोले के भीतर से निकल रही ऊर्जा पर था। अचानक गोले की दरारों से निकलती रोशनी एक जगह इकट्ठी होने लगी और कुछ ही सेकंड में वहां एक छोटी चमकती आकृति बन गई। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में वह एक धुंधली मानवीय आकृति में बदल गई। काव्या ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से सांस रोक ली क्योंकि वह समझ गई कि ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं बल्कि उस प्राचीन शक्ति की चेतना का अंश हो सकता है। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने सीधे नील की ओर देखा। नील को महसूस हुआ कि उसके मन में फिर वही विचार गूंज रहे हैं। इस बार आवाज साफ थी। उसने कहा कि संतुलन रक्षक का चयन पूरा हो चुका है और अब ये शक्ति उसके संरक्षण में है। नील ने धीरे से पूछा कि क्या वह वास्तव में उसी प्राचीन वंश का हिस्सा है जिसका जिक्र इन स्मृतियों में था। उस ऊर्जा आकृति ने जवाब दिया कि रक्त से नहीं लेकिन आत्मा के माध्यम से उसका संबंध उस वंश से जुड़ चुका है। इसका मतलब ये था कि अब वही उस शक्ति का नया संरक्षक है। काव्या ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई क्योंकि इसका अर्थ था कि नील की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। लेकिन उसी समय ऊपर से एक भयंकर धमाका हुआ और कक्ष की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। सुरक्षा ढाल ने उसका कुछ हिस्सा रोक लिया लेकिन कई पत्थर अंदर आ गिरे। धूल और मलबा चारों ओर फैल गया। परिषद शायद अब आखिरी कोशिश कर रही थी कि ये पूरा कक्ष नष्ट हो जाए। ऊर्जा आकृति ने नील की ओर देखा और कहा कि ये स्थान अब सुरक्षित नहीं रहेगा क्योंकि बाहरी ताकतें इसे नष्ट कर देंगी। लेकिन असली शक्ति अब इस गोले में कैद नहीं है बल्कि नील के भीतर जाग चुकी है। इसलिए उसे यहां से निकलकर संतुलन को बनाए रखना होगा। नील ने सिर हिलाया और तलवार को कसकर पकड़ा। उसी क्षण गोले की सतह अचानक टूटने लगी और उसके टुकड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है और अब वह स्वयं नष्ट हो रहा है। काव्या ने घबराकर कहा कि उन्हें तुरंत बाहर निकलना होगा क्योंकि कुछ ही सेकंड में ये पूरा कक्ष ढह सकता है। नील ने आखिरी बार उस ऊर्जा आकृति की ओर देखा। वह आकृति धीरे धीरे रोशनी में विलीन होने लगी और उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी कि संतुलन रक्षक की यात्रा अभी शुरू हुई है और असली खतरे अभी सामने आने बाकी हैं। अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गई। काव्या ने नील का हाथ पकड़ा और उसे उस गलियारे की ओर खींचा जिससे वे अंदर आए थे। ऊपर से लगातार पत्थर गिर रहे थे और जमीन कांप रही थी। दोनों तेजी से उस संकरे रास्ते की ओर दौड़ पड़े। पीछे कक्ष की दीवारें टूटने लगी थी और धूल का बादल फैल रहा था।
जैसे ही वे गलियारे में पहुंचे एक जोरदार धमाका हुआ और पीछे का हिस्सा ढह गया। रास्ता अब पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन नील की तलवार से निकलती हल्की रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। वे तेजी से आगे बढ़ते रहे। कुछ ही पलों में उन्हें ऊपर जाती सीढ़ियां दिखाई देने लगी। काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऊपर से फिर विस्फोट की आवाज आई। इसका मतलब था कि परिषद के लोग अभी भी बाहर मौजूद हैं और शायद उन्हें रोकने के लिए तैयार भी हैं। नील ने सीढ़ियों की ओर देखा और उसकी आंखों में फिर वही चमक लौट आई। अब वह सिर्फ भागने वाला व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी शक्ति का संरक्षक बन चुका था जिसकी वजह से दुनिया का संतुलन बदल सकता था। संकीर्ण गलियारे में दौड़ते हुए उनके कदमों की आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर कई गुना बढ़ जाती थी। पीछे से गिरते मलबे की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी, जिससे साफ था कि भूमिगत कक्ष का ढांचा तेजी से टूट रहा है। नील की तलवार से निकलती नीली रोशनी उस अंधेरे रास्ते में एकमात्र सहारा बन चुकी थी। काव्या उसके साथ कदम मिलाकर तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि ऊपर क्या उनका इंतजार कर रहा होगा। परिषद इतनी आसानी से उन्हें निकलने नहीं देगी। ऊपर से आती धमाकों की आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी थी। सीढ़ियों के मुहाने तक पहुंचते ही दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। ऊपर से धूल गिर रही थी और हवा में बारूद की गंध थी। नील ने धीरे से ऊपर झांक कर देखा। टूटी छत के बीच से लाल रोशनी चमक रही थी और बाहर कई भारी मशीनों की आवाजें आ रही थीं। इसका मतलब था कि परिषद ने पूरे किले को घेर लिया है। काव्या ने धीरे से कहा कि वे लोग शायद सोच रहे हैं कि नीचे की शक्ति अभी भी कक्ष में मौजूद है और इसलिए वे हर रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नील ने तलवार को थोड़ा कसकर पकड़ा। उसके भीतर अब एक अजीब स्थिरता थी। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और अब वह खुद को पहले जैसा इंसान महसूस नहीं कर रहा था। उसके भीतर बह रही ऊर्जा उसे हर पल यह एहसास करा रही थी कि वह किसी बड़ी जिम्मेदारी का हिस्सा बन चुका है। दोनों सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे हवा और धुएं से भरती जा रही थी। अंततः वे उस जगह पर पहुंचे जहां से पहले कक्ष में प्रवेश किया था। लेकिन अब वह स्थान पहले जैसा नहीं था। पत्थर की दीवारों में बड़ी दरारें पड़ चुकी थीं और छत का एक हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था। बाहर से आती रोशनी में किले के अंदर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। परिषद के सैनिक हर दिशा में फैले हुए थे। कुछ लोग भारी उपकरणों के साथ दीवारों को तोड़ रहे थे, जबकि कुछ हथियार लिए पहरा दे रहे थे। उनके नेता एक ऊंचे पत्थर के टुकड़े पर खड़ा पूरे अभियान को देख रहा था। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही लालच चमक रहा था जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। काव्या ने नील को रोका और फुसफुसाकर कहा कि अगर वे सीधे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो तुरंत पकड़ लिए जाएंगे। उन्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। नील ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। किले के भीतर कई टूटे हुए गलियारे और छिपे हुए रास्ते थे जो शायद पुराने समय में बनाए गए होंगे। लेकिन परिषद के सैनिक हर जगह मौजूद थे। उसी समय परिषद के नेता ने अचानक हाथ उठाया और सबको शांत रहने का संकेत दिया। उसकी नज़र सीधे उसी सीढ़ी पर टिक गई जहां नील और काव्या खड़े थे। शायद किसी सेंसर या कैमरे ने उनकी हलचल पकड़ ली थी। अगले ही पल कई हथियार उनकी दिशा में उठ गए। काव्या ने धीमे स्वर में कहा कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं है। परिषद के नेता ने ऊंची आवाज में कहा कि आखिरकार वे दोनों ऊपर आ ही गए। उसने मुस्कुराते हुए नील को देखा और कहा कि उसने उम्मीद की थी कि वह उस कक्ष से बाहर निकल आएगा, क्योंकि इतनी शक्ति रखने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से दबकर नहीं मर सकता। उसके शब्दों में व्यंग्य भी था और जिज्ञासा भी। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया ताकि वह खुद आगे आ सके। नील धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर आया। उसकी तलवार अब भी हल्की चमक दे रही थी और उसके कदमों में अब डर का कोई निशान नहीं था। परिषद के नेता ने ध्यान से उसे देखा और फिर कहा कि उसने उस शक्ति को सचमुच जागृत कर दिया है। यह परिषद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनका लक्ष्य वास्तविक है। काव्या ने गुस्से से जवाब दिया कि परिषद इस शक्ति को कभी नियंत्रित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनी। नेता ने हंसते हुए कहा कि इतिहास में हर शक्ति पहले किसी न किसी ने हथियार की तरह ही इस्तेमाल की है। उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया और कुछ ही सेकंड में नील और काव्या चारों तरफ से घिर गए। नील ने तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। वह बस शांत खड़ा रहा, जैसे वह किसी और चीज का इंतजार कर रहा हो। परिषद के नेता ने ये देखकर भौहें सिकोड़ ली। उसने पूछा कि क्या वह हार मान चुका है। नील ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि नहीं, उसने बस यह महसूस किया है कि अब लड़ाई का तरीका बदलना होगा।
नेता ने व्यंग्य से कहा कि चाहे वह कितनी भी शक्ति हासिल कर ले, परिषद की संख्या और संसाधनों के सामने वह अकेला ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तभी अचानक किले के बाहर से तेज हवा चलने लगी। धूल के बादल चारों तरफ घूमने लगे और आसमान में बादल तेजी से घिर आए। परिषद के कुछ सैनिक चौंककर ऊपर देखने लगे। नील की आंखों की चमक अचानक और तेज हो गई। उसकी तलवार से हल्की नीली रोशनी उठने लगी और जमीन पर बनी पुरानी रेखाएं फिर चमकने लगी। परिषद के नेता ने तुरंत समझ लिया कि कुछ असामान्य होने वाला है। उसने अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। अगले ही पल कई ऊर्जा हथियार एक साथ चमक उठे और उनकी किरणें नील की ओर दौड़ी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही किरणें उसके पास पहुंची, जमीन से उठी नीली ऊर्जा की एक दीवार उनके सामने खड़ी हो गई। सभी किरणें उस दीवार से टकराकर चारों तरफ बिखर गईं। सैनिक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। नील ने धीरे धीरे तलवार को घुमाया और जमीन पर हल्का सा वार किया। उसी क्षण किले के टूटे हुए पत्थर हवा में उठने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित कर लिया हो। पत्थरों का वह समूह परिषद के सैनिकों की ओर तेजी से बढ़ा और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। काव्या ने आश्चर्य से देखा कि नील अब सिर्फ तलवार की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा बल्कि पूरे वातावरण की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहा है। परिषद का नेता ये देखकर भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी कमर से एक अलग प्रकार का उपकरण निकाला जो पहले किसी के पास नहीं था। उस उपकरण के सक्रिय होते ही लाल रोशनी की एक ढाल उसके चारों ओर बन गई। उसने कहा कि परिषद भी इतने वर्षों में खाली नहीं बैठी है और उन्होंने भी इस शक्ति का सामना करने के लिए अपने तरीके विकसित किए हैं। उसने उपकरण को आगे बढ़ाया और उससे निकलती लाल ऊर्जा सीधे नील की ओर बढ़ी। इस बार टकराव पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। नीली और लाल ऊर्जा की धाराएं आपस में भिड़ गईं और पूरा किला उस टकराव की गूंज से कांप उठा। काव्या को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। लेकिन नील ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसकी आंखें बंद थी और तलवार उसके सामने स्थिर थी। धीरे धीरे नीली ऊर्जा ने लाल लहर को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। परिषद का नेता पहली बार थोड़ा अस्थिर दिखाई दिया। उसने अपनी पूरी शक्ति उस उपकरण में झोंक दी, लेकिन नील की ऊर्जा अब उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। कुछ ही पलों में लाल लहर टूट गई और उपकरण से चिंगारियां निकलने लगी। नेता पीछे हट गया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने का संकेत दिया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस समय ये लड़ाई जीतना संभव नहीं है। लेकिन जाते जाते उसने नील को घूरते हुए कहा कि यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं होगा क्योंकि परिषद के पास अभी भी कई रहस्य और शक्तियां छिपी हुई हैं। उसने वादा किया कि अगली बार वे और भी बड़ी ताकत के साथ लौटेंगे। कुछ ही क्षणों में परिषद के सैनिक अपनी गाड़ियों की ओर लौटने लगे और वहां से हटने लगे। किले के टूटे हुए आंगन में अब फिर सन्नाटा फैलने लगा था। हवा में धूल और ऊर्जा की हल्की कंपन बाकी थी। काव्या ने धीरे से नील की ओर देखा और कहा कि उसने आज परिषद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। नील ने दूर जाते वाहनों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि वह जानता है, क्योंकि अब यह सिर्फ परिषद के खिलाफ लड़ाई नहीं रह गई है बल्कि उस संतुलन की रक्षा की जिम्मेदारी है जिसे सदियों पहले किसी ने बचाने की कोशिश की थी। किले के टूटे आंगन में धूल धीरे धीरे बैठने लगी थी। परिषद के वाहनों की आवाज दूर जाती जा रही थी और कुछ ही मिनटों में वहां फिर वही सन्नाटा फैल गया जो इस जगह की पहचान बन चुका था। हवा अब भी भारी थी क्योंकि अभी अभी हुई ऊर्जा की भिड़ंत ने पूरे वातावरण को बदल दिया था। टूटे पत्थरों के बीच खड़ा नील शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर बह रही शक्ति अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुई थी। उसकी तलवार की धार से हल्की नीली चमक निकल रही थी जो धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। काव्या कुछ कदम दूर खड़ी थी और उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि परिषद का कोई सैनिक पीछे न रह गया हो। जब उसे यकीन हो गया कि फिलहाल खतरा टल चुका है तो उसने गहरी सांस ली और नील के पास आ गई। उसने कहा कि आज जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि परिषद इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। नील ने आसमान की ओर देखा जहां बादल धीरे धीरे छंट रहे थे। चांद की हल्की रोशनी टूटे हुए किले की दीवारों पर पड़ रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि परिषद अभी हार नहीं मानी है बल्कि ये सिर्फ एक विराम है। काव्या ने सिर हिलाया क्योंकि वह भी यही सोच रही थी। उसने बताया कि परिषद के पास कई गुप्त ठिकाने और संसाधन हैं और उनका असली उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगर उन्हें ये यकीन हो गया है कि नील वास्तव में उस शक्ति का संरक्षक बन चुका है तो वे अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक रणनीति अपनाएंगे। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। दूर कहीं जंगल से हवा की आवाज आ रही थी और टूटे पत्थरों के बीच से ठंडी हवा गुजर रही थी।
नील ने अपनी तलवार को देखा और फिर धीरे से जमीन में गड़ा दिया ताकि उसकी ऊर्जा शांत हो सके। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर जो शक्ति जाग चुकी है वह अभी पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं है। हर बार जब वह उसका उपयोग करता है तो उसके भीतर अजीब सी थकान और बेचैनी पैदा होती है, जैसे वह अभी उस शक्ति के साथ पूरी तरह सामंजस्य नहीं बैठा पाया हो। काव्या ने उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वह ठीक है। नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसे लगता है कि यह शक्ति उसे बदल रही है। काव्या ने गंभीर स्वर में जवाब दिया कि यह स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी प्राचीन ऊर्जा के साथ जुड़ना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। लेकिन उसने ये भी कहा कि शायद यही कारण है कि प्राचीन रक्षकों का चयन बहुत सावधानी से किया जाता था। कुछ देर बाद दोनों ने किले के भीतर फिर से नजर दौड़ाई। भूमिगत कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियां अब मलबे से लगभग बंद हो चुकी थी। इसका मतलब था कि वह प्राचीन स्थान अब शायद हमेशा के लिए दफन हो चुका है। काव्या ने कहा कि शायद यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर परिषद को उस कक्ष तक पहुंच मिल जाती तो वे किसी भी हद तक जा सकते थे। नील ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक और विचार चल रहा था। उसने कहा कि कक्ष भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उस शक्ति का स्रोत अब उसके भीतर है और यही कारण है कि परिषद उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। काव्या ने सहमति जताई और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि परिषद कभी भी वापस आ सकती है। दोनों किले के टूटे दरवाजे से बाहर निकलने लगे। बाहर जंगल का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। चलते हुए काव्या ने नील से पूछा कि उसे उस ऊर्जा आकृति के बारे में क्या याद है जो कक्ष में दिखाई दी थी। नील ने कुछ क्षण सोचकर बताया कि वह कोई साधारण चेतना नहीं थी, बल्कि उस शक्ति का संरक्षक तंत्र था जो सदियों से वहां मौजूद था। उसने ये भी कहा कि उस चेतना ने उसे संतुलन रक्षक कहा था। काव्या ने ये शब्द सुनते ही गंभीरता से उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने पुराने दस्तावेजों में ये शब्द पढ़ा था। उसने कहा कि संतुलन रक्षक वह व्यक्ति होता है जो प्राचीन शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। इसका मतलब ये था कि दुनिया में सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि कई अन्य शक्तियां भी छिपी हो सकती हैं जिन्हें संतुलन में रखना जरूरी है। नील यह सुनकर कुछ पल के लिए रुक गया। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। चलते चलते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से किले का रास्ता खत्म होता था। तभी अचानक हवा में एक अजीब कंपन महसूस हुआ। नील तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि यह वही एहसास था जो उसे तब होता था जब कोई प्राचीन ऊर्जा आसपास मौजूद होती थी। काव्या ने भी उस बदलाव को महसूस किया और चारों तरफ देखने लगी। कुछ ही सेकंड बाद जंगल के भीतर से हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह पास आई, दोनों ने देखा कि वह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि वही धुंधली आकृति थी जो कक्ष में दिखाई दी थी। लेकिन इस बार वह बहुत छोटी और कमजोर लग रही थी। नील ने ध्यान से उसे देखा और महसूस किया कि वह आकृति शायद पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका एक अंश अभी भी सक्रिय है। आकृति कुछ क्षण हवा में तैरती रही और फिर उसके मन में वही आवाज गूंजी। उसने कहा कि परिषद का खतरा केवल शुरुआत है, क्योंकि दुनिया में और भी शक्तियां जागने लगी हैं। उन शक्तियों में से कुछ संतुलन के पक्ष में हैं और कुछ उसे तोड़ना चाहती हैं। नील ने पूछा कि वे शक्तियां कहाँ हैं और उन्हें कैसे खोजा जा सकता है। आकृति ने जवाब दिया कि समय आने पर रास्ता खुद सामने आएगा, लेकिन उससे पहले उसे अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह समझना होगा। तभी अचानक वह रोशनी कमजोर पड़ने लगी। आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी, जैसे उसकी ऊर्जा खत्म हो रही हो। आखिरी क्षण में उसकी आवाज फिर गूंजी और उसने चेतावनी दी कि अगली चुनौती परिषद से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गई। जंगल फिर शांत हो गया। काव्या ने नील की ओर देखा और कहा कि इसका मतलब साफ है कि उनकी लड़ाई अब एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। नील ने दूर अंधेरे में देखा जहां पेड़ों के बीच रास्ता आगे जा रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि अगर दुनिया का संतुलन सच में खतरे में है तो वह पीछे नहीं हटेगा। दोनों फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय कई मील दूर परिषद का नेता एक गुप्त ठिकाने में खड़ा स्क्रीन पर किले के दृश्य देख रहा था और उसके चेहरे पर एक नई योजना की छाया उभर रही थी। जंगल के भीतर फैला अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। पेड़ों की ऊंची शाखाएं हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी और उनके बीच से गुजरती ठंडी हवा में मिट्टी और पत्तों की गंध घुली हुई थी। नील और काव्या उसी संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे जो किले से दूर जंगल के भीतर जाता था। दोनों के कदम सावधान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि परिषद के लोग पूरी तरह पीछे नहीं हटे हैं।
दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और फिर जंगल फिर से शांत हो गया। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। नील के मन में अभी भी वह ऊर्जा आकृति की बातें घूम रही थी। अगर सच में दुनिया में और भी शक्तियां छिपी हुई हैं तो इसका मतलब यह था कि परिषद का खतरा केवल एक हिस्सा है। उसके भीतर की ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर हो रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि तलवार और उसकी आत्मा के बीच अब एक स्थायी संबंध बन चुका है। चलते चलते अचानक काव्या रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा जैसे उसे कुछ सुनाई दिया हो। नील भी तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी तलवार की मूठ को हल्का सा कस लिया। कुछ सेकंड तक चारों तरफ सन्नाटा रहा, लेकिन फिर हवा में हल्की सी धातु की खनक सुनाई दी। ये जंगल की सामान्य आवाज नहीं थी। काव्या ने धीमे स्वर में कहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। नील ने ध्यान से आसपास देखा, लेकिन घने पेड़ों के बीच कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक छाया तेजी से पेड़ों के बीच से गुजरी। अगले ही पल दो आकृतियां अंधेरे से बाहर आ गईं। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में लंबी ऊर्जा छड़ें थीं जिनसे हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। काव्या ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये परिषद के साधारण सैनिक नहीं बल्कि विशेष शिकारी दस्ते के सदस्य हैं जिन्हें केवल खास मिशनों के लिए भेजा जाता है। उन दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी छड़ें सक्रिय कर दी और लाल ऊर्जा की लहर नील की ओर बढ़ी। नील ने तुरंत तलवार उठाई और उस लहर को रोक दिया। नीली और लाल ऊर्जा के टकराने से हवा में चिंगारियां फैल गईं। एक शिकारी ने तेजी से आगे बढ़कर दूसरा हमला किया, लेकिन इस बार नील तैयार था। उसने तलवार को घुमाकर उसके हथियार को दूर फेंक दिया। काव्या ने दूसरे शिकारी को पीछे से धक्का देकर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में वह छोटा सा संघर्ष खत्म हो गया। दोनों शिकारी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। नील ने उनमें से एक की ओर झुककर पूछा कि परिषद अभी भी उनका पीछा क्यों कर रही है जबकि उनका नेता पीछे हट चुका है। घायल शिकारी ने दर्द से कराहते हुए कहा कि यह आदेश सीधे परिषद की सर्वोच्च परिषद से आया है और उनका लक्ष्य केवल नील को पकड़ना नहीं बल्कि उसकी शक्ति का पूरा अध्ययन करना है। ये सुनकर काव्या के चेहरे पर चिंता उभर आई, क्योंकि उसने कभी सर्वोच्च परिषद के बारे में केवल अफवाहें ही सुनी थी। शिकारी ने आगे बताया कि परिषद के भीतर एक नया गुट उभर आया है जो प्राचीन शक्तियों को सीधे जागृत करने के पक्ष में है और उनका मानना है कि नील उस प्रक्रिया की पहली कुंजी है। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। काव्या ने नील की ओर देखा और कहा कि इसका मतलब परिषद के भीतर भी संघर्ष चल रहा है और शायद वही गुट अब ज्यादा आक्रामक हो गया है। नील ने कुछ पल सोचा और फिर कहा कि अगर ऐसा है तो परिषद की योजनाएं पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया क्योंकि वहां रुकना सुरक्षित नहीं था। जंगल का रास्ता धीरे धीरे पहाड़ी इलाके में बदलने लगा। पेड़ों की संख्या कम होने लगी और पत्थरीली जमीन दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद वे एक छोटी पहाड़ी के किनारे पहुंचे जहां से नीचे दूर तक फैली घाटी दिखाई दे रही थी। रात की चांदनी में वह दृश्य अजीब रहस्यमय लग रहा था। काव्या ने कहा कि घाटी के उस पार एक पुराना शोध केंद्र है जिसे कई साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उसे याद आया कि परिषद कभी उस जगह का इस्तेमाल करती थी। नील ने पूछा कि क्या वहां परिषद के लोग अभी भी हो सकते हैं। काव्या ने कहा कि संभव है, क्योंकि परिषद अपने ठिकानों को अक्सर छोड़ती नहीं बल्कि उन्हें छिपाकर रखती है। नील कुछ क्षण सोचता रहा। अगर परिषद का नया गुट सच में सक्रिय हो चुका है तो शायद वही जगह उनके अगले कदम का केंद्र हो सकती है। उसने कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि परिषद वास्तव में क्या योजना बना रही है। काव्या ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसने चेतावनी दी कि वह स्थान साधारण नहीं होगा क्योंकि परिषद हमेशा अपने गुप्त अड्डों को अत्याधुनिक सुरक्षा से घेर कर रखती है। दोनों घाटी की ओर उतरने लगे। रास्ता कठिन था और जगह जगह ढीले पत्थर थे, लेकिन कुछ देर बाद वे नीचे पहुंच गए। घाटी के बीचों बीच वह पुराना शोध केंद्र खड़ा था। बाहर से वह एक परित्यक्त इमारत जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके आसपास लगे सेंसर और सुरक्षा कैमरे बता रहे थे कि वह पूरी तरह सक्रिय है। नील और काव्या एक चट्टान के पीछे छिपकर उसे देखने लगे। तभी अचानक इमारत की छत पर लगी लाइटें जल उठी और मुख्य दरवाजा खुल गया। अंदर से दो लोग बाहर आए। उनमें से एक परिषद का वही नेता था जिससे वे किले में भिड़े थे, लेकिन उसके साथ जो व्यक्ति था वह पहले कभी नहीं देखा गया था। उसका चेहरा आधा धातु के मुखौटे से ढका हुआ था और उसकी आंखें असामान्य चमक दे रही थीं। काव्या ने उसे देखते ही धीमे स्वर में कहा कि यह व्यक्ति परिषद के सबसे रहस्यमय वैज्ञानिकों में से एक हो सकता है जिनका नाम अक्सर गुप्त रिपोर्टों में आता था। दोनों उस बातचीत को ध्यान से सुनने लगे। मुखौटा पहने व्यक्ति ने नेता से कहा कि नील की शक्ति अब सक्रिय हो चुकी है और ये परिषद के प्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।
उसने ये भी कहा कि अगर वे सही समय पर हमला करें तो वे नील की ऊर्जा को निकालकर उसे स्थायी स्रोत में बदल सकते हैं। नेता ने जवाब दिया कि नील पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और सीधे हमला करना जोखिम भरा होगा। वैज्ञानिक ने शांत स्वर में कहा कि इसके लिए उन्होंने पहले ही एक नई तकनीक तैयार कर ली है जो प्राचीन ऊर्जा को स्थिर कर सकती है। ये सुनकर काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि परिषद अब केवल पीछा नहीं कर रही बल्कि नील की शक्ति को स्थायी रूप से कब्जे में लेने की योजना बना रही है। नील ने उस इमारत की ओर देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता उभर आई। उसने धीरे से कहा कि अगर परिषद सच में ऐसा करने की कोशिश करेगी तो उन्हें रोकना ही होगा, क्योंकि अगर वे सफल हो गए तो संतुलन हमेशा के लिए टूट सकता है। उसी समय दूर आसमान में बिजली चमकी और घाटी के ऊपर काले बादल घिरने लगे, जैसे प्रकृति भी आने वाले संघर्ष को महसूस कर रही हो। घाटी के ऊपर छाए काले बादल अब धीरे धीरे और घने होते जा रहे थे। हवा तेज हो गई थी और दूर कहीं बिजली चमकने लगी थी। उस पुरानी शोध इमारत के सामने खड़ा परिषद का नेता और मुखौटा पहने वैज्ञानिक अब भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज हवा में खो रही थी। चट्टान के पीछे छिपे नील और काव्या ये समझ चुके थे कि अब ये केवल पीछा या बचने का खेल नहीं रहा। परिषद अब सीधे उस शक्ति को कब्जे में लेने की तैयारी कर चुकी थी जो अब नील के भीतर जाग चुकी थी। नील ने गहरी सांस ली और कुछ पल तक इमारत को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक दृढ़ निर्णय छिपा हुआ था। काव्या ने धीरे से पूछा कि वह क्या सोच रहा है। नील ने जवाब दिया कि अगर परिषद की यह योजना सफल हो गई तो न केवल वह शक्ति बल्कि संतुलन भी उनके नियंत्रण में चला जाएगा। इसलिए अब भागना समाधान नहीं है, उन्हें इस योजना को यहीं खत्म करना होगा। काव्या ने उसकी बात सुनी और कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने सिर हिलाया और कहा कि वह भी यही सोच रही थी, लेकिन यह जगह साधारण अड्डा नहीं है। परिषद ने यहाँ कई सुरक्षा स्तर लगाए होंगे। नील ने शांत स्वर में कहा कि हर प्रणाली में कोई न कोई कमजोर बिंदु होता है और शायद उनकी ताकत ही वह बिंदु बन सकती है। दोनों धीरे धीरे चट्टान के पीछे से निकलकर इमारत की ओर बढ़ने लगे। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी और ठंडी हवा घाटी में घूम रही थी। वे छिपते हुए पीछे की ओर पहुंचे जहां सुरक्षा कम दिखाई दे रही थी। काव्या ने एक छोटा उपकरण निकाला और इमारत की बाहरी दीवार के पास लगे सेंसर को निष्क्रिय कर दिया। कुछ ही सेकंड में रास्ता साफ हो गया। दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का गलियारा लंबा और धातु से बना हुआ था। दीवारों पर लगी नीली लाइटें हल्की चमक दे रही थी। जगह पूरी तरह सक्रिय थी। कंप्यूटर स्क्रीन, ऊर्जा कंटेनर और कई मशीनें लगातार काम कर रही थीं। नील को तुरंत महसूस हो गया कि यहाँ कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। वे सावधानी से आगे बढ़ते हुए एक बड़े कक्ष तक पहुंचे। उस कक्ष के बीचों बीच एक विशाल ऊर्जा चक्र बनाया गया था। उसके चारों ओर कई धातु के स्तंभ खड़े थे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी। काव्या ने उसे देखते ही समझ लिया कि यह वही प्रणाली है जिसके बारे में वैज्ञानिक बात कर रहा था। ये प्राचीन ऊर्जा को पकड़ने और स्थिर करने के लिए बनाई गई थी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। परिषद का नेता और मुखौटा पहने वैज्ञानिक उसी कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। नेता ने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसने उम्मीद की थी कि नील यहां आएगा, क्योंकि शक्ति हमेशा अपने विरोधी को सामने आने के लिए मजबूर करती है। वैज्ञानिक ने नील को ध्यान से देखा और कहा कि वह वास्तव में उस ऊर्जा के साथ जुड़ चुका है। उसकी आवाज में उत्साह था, जैसे वह किसी दुर्लभ प्रयोग के परिणाम को देख रहा हो। काव्या ने गुस्से से कहा कि वे लोग इस शक्ति को कभी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह संतुलन की शक्ति है, विनाश की नहीं। वैज्ञानिक ने शांत स्वर में जवाब दिया कि विज्ञान और शक्ति में फर्क नहीं होता। जिसे समझ लिया जाए वह नियंत्रित भी किया जा सकता है। इतना कहते ही उसने एक बटन दबाया। अगले ही पल कमरे के चारों ओर लगे स्तंभ सक्रिय हो गए। लाल ऊर्जा की धाराएं हवा में घूमने लगी और पूरा कक्ष कंपन से भर गया। नील ने महसूस किया कि वह प्रणाली उसकी शक्ति को खींचने की कोशिश कर रही है। उसकी तलवार अचानक तेज चमकने लगी। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपनी ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश की। परिषद का नेता पीछे हटकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब ये पूरा प्रयोग शुरू हो चुका था। लाल ऊर्जा की लहरें नील की ओर बढ़ने लगीं। कुछ ही पलों में वे उसकी तलवार और शरीर के चारों ओर घूमने लगी। काव्या ने यह देखकर चिल्लाया कि वह इस प्रणाली को तोड़ने की कोशिश करेगी। वह तेजी से नियंत्रण पैनल की ओर दौड़ी। उसी समय नील ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस शक्ति को याद किया जो कक्ष में जागी थी। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी जो पहले सुनाई दी थी। वह आवाज कह रही थी कि संतुलन केवल शक्ति से नहीं बल्कि समझ से बनता है।
नील ने तलवार को जमीन पर टिका दिया और अपनी ऊर्जा को फैलने दिया। अचानक नीली रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। लाल ऊर्जा की धाराएं उससे टकराकर कमजोर होने लगी। वैज्ञानिक ने हैरानी से देखा क्योंकि उसकी मशीन अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही थी। उसी समय काव्या ने नियंत्रण पैनल को ओवरलोड कर दिया। चेतावनी अलार्म बजने लगे, मशीनों से चिंगारियां निकलने लगी। नील ने तलवार को उठाया और एक तेज वार ऊर्जा चक्र पर किया। अगले ही पल नीली और लाल ऊर्जा आपस में टकराई और एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा कक्ष हिल गया, मशीनें एक एक कर फटने लगी। परिषद का नेता और वैज्ञानिक पीछे हटने लगे। वैज्ञानिक ने गुस्से से कहा कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि शक्ति को हमेशा कोई न कोई खोज ही लेता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, कक्ष का मुख्य ऊर्जा स्तंभ टूटकर गिर पड़ा और पूरा ढांचा नष्ट होने लगा। नील और काव्या तेजी से बाहर की ओर भागे। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत विस्फोटों से भर गई। बाहर पहुंचते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घाटी के बीच खड़ा वह शोध केंद्र आग और धुएं में डूब चुका था। परिषद का वह ठिकाना पूरी तरह नष्ट हो चुका था। बारिश अब तेज हो चुकी थी और बिजली लगातार चमक रही थी। काव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी गंभीरता थी। उसने कहा कि परिषद का यह अड्डा खत्म हो गया है, लेकिन परिषद खुद अभी खत्म नहीं हुई। नील ने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के बीच हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। उसने कहा कि उसे पता है, क्योंकि वह ऊर्जा आकृति सही थी। दुनिया में और भी शक्तियां जाग रही हैं और संतुलन की लड़ाई अभी शुरू हुई है। काव्या ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। दोनों घाटी से बाहर निकलने लगे। उनके पीछे जलती हुई इमारत से उठता धुआं आसमान में फैल रहा था, और उसी धुएं के बीच कहीं दूर परिषद का नेता बच निकल चुका था। उसकी आंखों में बदले और नई योजना की चमक थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, क्योंकि संतुलन रक्षक की असली यात्रा अब शुरू हुई है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी।